चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग लाइव हो जाएं। ये जो पहला क्वेश्चन होंगे, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। अब यहाँ उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। वैसे ये वाली क्वेश्चंस को कल हम लोग कराया था, लेकिन थोड़ा हटके है। तराई, आदर, ठीक है जी, ये रॉ होगा। आदर, भाबर दिया हुआ है, ऑप्शन में डी में भी दिया हुआ है। तो फिर से मैं एक डायग्राम के रूप में लाता हूँ। डायग्राम वही चीज़ें होंगी कल जो बनाई गई थी। ये आपके हिमालय हैं और शिवालिक है, और शिवालिक के ठीक फुट हिल्स पर यहाँ बताया जा रहा है समतल मैदान। हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। तो समतल मैदान तो ये भी है, ठीक है जी। ये समतल मैदान हो गया एक। ये देखेंगे जो कंकड़ पत्थर बालू से बना हुआ है। दूसरा समतल मैदान आप देखेंगे तो ये हो जाएगा जिसे तराई कहते हैं। और भी देखते हैं, तीसरा समतल मैदान देखेंगे तो ये आपका थोड़ा ऊंचा स्थान है। ये ऊंचा स्थान है, ठीक है जी। और उसके बाद जो देखेंगे हम लोग, एक और समतल मैदान मिलेगा, और ये होगा आपके खादर वाला भाग। ये होगा आपके खादर वाला भाग, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा आपके भाबर, है ना जी। भाबर, मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ। भाबर हो जाएगा, फिर हो जाएगा तराई, ठीक है जी। फिर हो जाएगा बांगर, बांगर, और यहाँ हो जाएगा खादर, खादर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को। ये सभी के सभी क्या है, समतल मैदान है। ऊपर वाला भाबर है समतल मैदान, उसके ठीक नीचे दक्षिण में आएंगे तो तराई का मैदान मिलेगा, फिर बांगर मैदान मिलेगा और खादर मिलेगा। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, भाबर होगा। यानी कि सबसे पहले भाबर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद तराई आ रहा है, उसके बाद बांगर आ रहा है, फिर खादर हो रहा है। लेकिन एक ही बताना है, और इसका उत्तर सही क्या होगा, आपके सी होगा, भाबर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये देखेंगे, करेवा पूछा जा रहा है, करेवा भू आकृति। तो करेवा, ये देखेंगे करेवा, ठीक है जी। ये करेवा क्या है, तो कहाँ पाई जाएगी पहले बता देते हैं, फिर मैं समझा देता हूँ। हिमालय की किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय और कश्मीर हिमालय। तो ये होगा आपके कश्मीर हिमालय में, कश्मीर हिमालय, ठीक है जी। तो कश्मीर हिमालय में करेवा, करेवा का मतलब होता है कि विशेष रूप से कश्मीर की घाटी में स्थित, कश्मीर की घाटी में स्थित कुछ झील हैं, जैसे वुलर झील, डल झील। और इन सभी झीलों में वहाँ के वासियों द्वारा एक प्रकार का नाव चलाई जाती है, एक प्रकार का नाव चलाई जाती है, जो नाव को काफ़ी बढ़िया से डेवलप्ड किया होता है। जो टूरिस्ट लोग उस नाव पे चढ़ के और झील का सैर करते हैं, और उसी नाव को ही कहा जाता है करेवा, करेवा। तो ये करेवा भू आकृति कहाँ मिलेगा आपको, तो कश्मीर में मिलेगा, ठीक है जी। कश्मीर में मिलेगा। जो एक प्रकार का नाव होता है, बहुत अच्छी तरह से सजी हुई होती है। उस नाव में वहाँ के नाविक द्वारा उस पे कुछ फूल पत्ते भी लगाए रहते हैं, कुछ सब्जियां भी लगा देते हैं, यानी हरियाली बना करके रखते हैं। और टूरिस्ट लोग उसी नाव को ले करके और डल झील और वुलर झील में सैर करते, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय, ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। अब इनमें से क्या होगा, एक अग्र गंभीर है, अग्र गंभीर, ये गंभीर नहीं होगा,
गभीर होगा, अग्र गभीर। एक पद स्थली है, एक गर्ल है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपके? एक अग्र गभीर। अग्र गभीर, अग्र गभीर का इंग्लिश होता है आपके फोर डीप। फोर डीप होता है इसका इंग्लिश होता है फोर डीप। ठीक है जी। तो फोर डीप का मतलब क्या होता है कि कभी वो, ठीक है, कभी वो क्या है कि पर्वत हुआ करता था और अपर्दन हो करके वो थोड़ा सा छोटा हो गया, यानी सेडिमेंटेशन। आप कह सकते हैं कि सेडिमेंटेशन द्वारा बना हुआ, सेडिमेंटेशन द्वारा, सेडिमेंटेशन द्वारा, सेडिमेंटेशन द्वारा बना हुआ भूभाग, भूभाग को को अग्र गभीर, ठीक है जी, अग्र गभीर कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ सेडिमेंटेशन क्या हो जाएगा? निक्षेपण हो जाए। सेडिमेंटेशन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, निक्षेपण द्वारा यदि किसी भूभाग का विकास होता है उसे कहा जाता है अग्र गभीर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? ए होगा। ठीक है जी। डी का ए। प्रणाम जी, वेरी गुड इवनिंग। अफसाना खातून, अस्सलाम वालेकुम। सब कुछ हम लोग ठीक ठीक से करते हुए चलेंगे। अब मैं कमेंट्स को देख पा रहा हूँ। कल वैसे साउंड प्रॉब्लम आ गया था और मैं देख ही नहीं पाया, सारा क्लास ही खत्म है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 35 से 40 मिनट तक, अर्थात 10 से 12 को बिना साउंड का ही होगा, तो उसे कभी देख लिया जाएगा, है जी। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 3 का आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ठीक है जी। तो ये देखते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा। तो हमारा होगा ये कच्छ, कच्छ का जिला। ठीक है जी, कच्छ का जिला होगा। जो कच्छ का जिला कहाँ है आपके? तो गुजरात में। ये कच्छ जिला कहाँ होगा आपके? गुजरात में सबसे बड़ा है। फिर यहाँ लोह लिखा हुआ है, लेकिन ये लेह होगा। ठीक है। और ये लेह कहाँ है आपके? सभी को पता होगा। ठीक है जी। तो उसके बाद बाड़मेर, ये बाड़मेर राजस्थान में होगा, लेकिन सही उत्तर आपका क्या होगा? कच्छ। कच्छ गुजरात में स्थित कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा। ठीक है जी। नेक्स्ट, यहाँ लेह होगा, ये लोह लिख दिया गया है। नेक्स्ट में कुछ है नहीं वैसे। नेक्स्ट देखते हैं, देवप्रयाग, अलकनंदा और डॉट 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 नदियों के संगम पर स्थित है। भागीरथी, मंदाकिनी और मंदाकिनी। वैसे है तो ये बहुत इजी। देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है, यानी कि यहाँ क्या होगा? भागीरथी हो। आंसर आपके क्या होंगे? डी होंगे। ठीक है, डी होंगे। तो बस इसको थोड़ा सा एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। भागीरथी को ये देखेंगे, ये आपके ग्लेशियर रीजन है, यानी हिमानी रीजन है। और इस हिमानी को संतो पंथ, संतोपंथ हिमानी, हिमानी के नाम से जाना जाता है। संतोपंथ हिमानी, ये पूरी की पूरी एक क्या है? ग्लेशियर रीजन है। और इसी ग्लेशियर रीजन से देखेंगे 2 नदियों की उत्पत्ति हो रही, और ये 2 नदियां आकर के मिल रही है। ठीक है, 2 नदियां आकर के मिल रही है।
एक का नाम होगा धौली, ये देखेंगे धौली गंगा, धौली गंगा। और एक नदी का नाम होगा विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। ठीक है जी, विष्णु गंगा। और दोनों का जब मिलन होता है यहाँ, तो देखेंगे यहाँ एक प्रयाग का निर्माण होता है और इसे विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है, विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये दोनों नदी का जब मिलन होता है, धौली गंगा और विष्णु गंगा, कहाँ मिलन होता है? तो विष्णु विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। यानी कि ये मिलता, जैसे इन दोनों दो नदियों की मिलन होती है तो यहाँ से इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा। ठीक है जी, अलकनंदा, अलकनंदा इस नदी का नाम हो जाता है। ठीक है, अब ये अलकनंदा दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इधर से एक और नदी आती है और इस नदी का नाम होता है नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी। देख रहे हैं, नंदाकिनी नदी। और नंदाकिनी नदी आकर के जब अलकनंदा में मिलती है तो यहाँ भी एक प्रयाग का निर्माण होता है, जिसे नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है, नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक और नदी आती है और अलकनंदा में मिल जाती है। ठीक है, एक और नदी आती है, अलकनंदा में मिल जाती है और इस नदी का नाम होगा आपके पिंडर, इस नदी का नाम होगा पिंडर। और ये आकर के जब अलकनंदा में मिलती है तो यहाँ भी एक प्रयाग का निर्माण होता है, जिसे कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो आप देख रहे हैं कि तीन तीन प्रयाग का निर्माण हो गया। और भी ये नदी को नीचे कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये अलकनंदा ही है। तो इस तरफ से एक नदी आकर के यहाँ मिलती है और इस नदी का नाम होता है मंदाकिनी, इस नदी का नाम होता है मंदाकिनी। और मंदाकिनी जब यहाँ मिलती है तो यहाँ भी एक प्रयाग का निर्माण होता है और इस प्रयाग को रुद्र, ठीक है, रुद्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है, रुद्र प्रयाग। ठीक है, तो फिर अलकनंदा को और नीचे करता हूँ तो इधर से एक और नदी आती है और इस नदी को कहा जाता है भागीरथी, इस नदी को कहा गया है भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी जब अलकनंदा में मिलती है तो यहाँ भी एक प्रयाग का निर्माण होता है और इसी प्रयाग को कहा जाता है देव प्रयाग। ठीक है जी, देव प्रयाग। और देव प्रयाग के बाद में इस नदी का नाम क्या हो जाता है? गंगा, इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो किस नदियों के संगम पर स्थित है? ये दोनों नदी आकर के मिलती है तो कौन से संगम है? तो देव प्रयाग। अब स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, यानी कि 5 प्रयाग का निर्माण कैसे होता है वो मैंने यहाँ दिखाया, 5 प्रयाग का निर्माण कैसे होता है वो दिखाया गया। उसके बाद में ये गंगा नदी, इस नदी का नामकरण गंगा तब होता है जब ये अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग में मिलती है तब। ठीक है जी, तो इसको समझेंगे तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भागीरथी। लेकिन यहाँ पर प्रयाग को दिखाएगा। ठीक है जी, हाँ, रिवर लेक जितने भी क्लासेस हैं वो एक मैप वाली क्लास में बताई जाएगी। मैप की भी क्लास बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। ठीक है, तो मैप से तो सब मैप की ही चीज़ है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके तैयारी में पूछे जाते हैं वो सारे मैप से रिलेटेड होता है। तो मैंने संस्था से बात की है कि मैप की क्लासेस जितना जल्दी हो सके। ठीक है जी, तो अब देखते हैं कि आपको भागीरथी दिख रहा है, नंदाकिनी भी दिख रहा है, मंदाकिनी भी दिख रहा है। तो यहाँ देखेंगे नंदाकिनी से कौन मिल रही है? अलकनंदा, तो एक प्रयाग बनता है नंद प्रयाग। अब देखेंगे मंदाकिनी, यहाँ देखेंगे मंदाकिनी आकर के अलकनंदा से मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है? तो रुद्र प्रयाग। लेकिन हमें क्या देखना है? देव प्रयाग। तो देव प्रयाग में कौन कौन नदी मिल रही है? तो अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है जी, तो इसका उत्तर आपका
ए होगा। अब देखते हैं यहाँ निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं पंढरपुर, ये प्रसिद्ध स्थान है। ये स्थान दिया हुआ, एक तरफ नदी दिया हुआ है। तो पंढरपुर, ये देखेंगे पंढरपुर चंद्रभागा। ठीक है, चंद्रभागा यानी कि चंद्रभागा में ये नदी, यानी कि चंद्रभागा नदी के तट पर एक शहर या स्थान स्थित है जिसका नाम है पंढरपुर। तो ये क्या है, सही है, ये सही है। ठीक है जी, युग्म को विचार करना है, उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं को बताना है, कौन सुमेलित है। तो ये क्या है, सही है पंढरपुर। और नदी का नाम क्या है, चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी को ही भीमा भीमा नदी के नाम से जाना जाता है। और भीमा नदी कृष्णा नदी की क्या है, सहायक नदी। ठीक है जी, भीमा नदी के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है, ये भी सही है। यानी एक और दो सही दिख रहा है। यहाँ कावेरी नदी के तट पर ही स्थित है। तिरुचिरापल्ली एक शहर है। ये तिरुचिरापल्ली शहर आपके तमिलनाडु में स्थित है। हम्पी और मालप्रभा, हम्पी और मालप्रभा ये जो है आपके गलत है। यानी कि हम्पी मालप्रभा नदी पर अवस्थित नहीं है। ठीक है, तो कौन सी नदी पर अवस्थित है, तो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। और तुंगभद्रा नदी भी कृष्णा नदी की सहायक, तुंगभद्रा भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और तुंगभद्रा पर कौन सा शहर स्थित है, हम्पी। लेकिन ये मालप्रभा पर नहीं है। ठीक है जी, मालप्रभा पर नहीं है। मालप्रभा भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, यानी कि ये भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। चंद्रभागा भी कृष्णा नदी की सहायक है। भीम को ही कहा जाता है चंद्रभागा। और तुंगभद्रा भी कृष्णा नदी की सहायक है। तो यहाँ देखेंगे हम्पी किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो तुंगभद्रा, मालप्रभा पे नहीं। तो ये गलत है। तो एक और दो आपके क्या होंगे, सही उत्तर होंगे। इसमें देखते हैं कौन सा है, केवल एक और दो केवल। तो ये आपके सही उत्तर होंगे, 6 का 1। ठीक है जी, 6 का ये होगा। 1 और 2 सही है, क्योंकि यहाँ हमें सही सुमेलित करना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। पृथ्वी ग्रह की संरचना में पड़वार का मतलब मेंटल, ठीक है, के नीचे क्रोड यानी कोर निम्नलिखित में से किस एक से बना है। पूछा जा रहा है कि क्रोड किस से बना है। ठीक है जी, तो इसमें एल्यूमिनियम, क्रोमियम और लौह दिया जा रहा है। तो देखेंगे, पहले एक डायग्राम बनाता हूँ पृथ्वी का, और पृथ्वी के डायग्राम का ये ऊपरी भाग होगी। ठीक है जी, ये हो गया आपके ऊपरी भाग, ये ऊपरी भाग हो गया पृथ्वी के। और उसके आंतरिक भाग में जाएंगे तो ये हो गया आपके आंतरिक भाग, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्रोड कहेंगे। ठीक है, क्रोड कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे, पड़वार, इसे कहेंगे पड़वार। यानी कि ये आपके हो गए मेंटल और ये हो गया आपके कोर। ठीक है जी, और इसे कहा जाएगा भूपर पट्टी, इसे कहा जाएगा भूपर पट्टी, यानी इसे कहा जाएगा क्रस्ट। ये हो गया क्रस्ट। अब क्या चीज़ से बना है देखते हैं। इसे हमें सियाल कहते हैं, यानी सियाल कहते हैं। भूपर पट्टी पूछ रहा है कोर, हम सीधे कोर पे आते हैं। तो कोर का नाम क्या है, नीफे। इसे नीफे के नाम से जानते हैं कि निकेल और आयरन, यानी कि पूछ क्या रहा है आपके पृथ्वी ग्रह की संरचना में पड़वार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है, तो ये लौह से बना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का एल्युमिनियम नहीं है। इसका निर्माण नीफे यानी कि निकेल और आयरन से है। तो यहाँ सबसे अधिक आयरन पाया जाता है, कहाँ, आपके कोर में।
ठीक है। कोर में आयरन ज़्यादा होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक कहाँ है, यहाँ है। और आपके एक मैग्नेटिक फील्ड पोल पर है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, और तीसरा मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के आंतरिक भाग के बाह्य कोर में है। कोर दो तरह का होता है, आंतरिक कोर और बाह्य कोर। तो बाह्य कोर में मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बारे में किसी दिन डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, सी होगा। इसे मेंटल को सीमा के नाम से जाना जाता है, कल भी बताया गया था। सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकेल, आयरन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। और पूछा जा रहा है कोर, तो कोर में आंसर क्या होगा, लोहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत में काली कपास मृदा की संरचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षायन से हुई है, किसके अपक्षायन से हुई है। तो यहाँ भूरी वन मृदा ये नहीं हो सकता है। ठीक है, भूरी वन मृदा ये नहीं हो सकता है। बिदरी में तो फीसर होता है, फीसर ज्वालामुखी चट्टान, ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेनाइट और सिस्ट ये भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रेनाइट नीचे होता है। ठीक है, नीचे होता है। जब लावा ऊपर आ जाता है पृथ्वी के सतह पर, जब मैग्मा कब कहते हैं, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघला हुआ पदार्थ जम जाता है। ठीक है, तो मैग्मा से जम रहा है तो वो ग्रेनाइट बनता है और शिस्ट बनता है। ठीक है, लेकिन वही मैग्मा जब पृथ्वी के ऊपर आ जाता है, सतह पर आ जाता है और ठंडा होकर के जम जाता है, तो उसे बेसाल्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि बिदरी, फिशर का मतलब क्या होता है कि एक दरार होता है। फिशर मतलब एक दरार होता है। तो हमारे पृथ्वी के सतह पर जहाँ दरार आ जाते हैं, और उसी दरार से जब मैग्मा बाहर आता है और लावा के रूप में वो फैल जाता है और जमने के बाद में एक चट्टान का निर्माण हो जाता है, उसी को कहा जाता है फिशर। तो फिशर ज्वालामुखी चट्टान है। क्या है, हमारा काली कपास मृदा जो बना हुआ है हमारे भारत में, जो काली मृदा का निर्माण हुआ है, वो किसके कारण हुआ है, तो फिशर ज्वालामुखी चट्टान के कारण हुआ है। देखेंगे कि अंदर से क्या आया, ज्वालामुखी, यानी कि ये मैग्मा है, ये आपके क्या है, मैग्मा है। और ये मैग्मा एक दरार, ये कि पृथ्वी पर एक दरार है, और इसी दरार से ये क्या है ना, फैल गया चारों तरफ। ये जो है ना फैल गया, इस तरह से मैग्मा बाहर से निकल करके लावा के रूप में इस तरह से फैल गया। और ये देखेंगे, यही है हमारी, ये है संरचना हमारे क्या चीज का, तो दक्कन का पठार का। ठीक है, अब इसी का अपर्दन हुआ और एक पठार का निर्माण होगा। ठीक है, अपर्दन हुआ, अपक्षय हुआ, और अपक्षय के बाद में ये एक मृदा में कन्वर्ट हो गया, और इसी मृदा को क्या कहते हैं, काली मृदा कहते हैं। और काली मृदा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए ये काला दिखता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है फिशरी, इसे कहा जाता है फिशरी, इसे कहा जाता है इंग्लिश में फिशर, इसे कहा जाता है फिशर। ठीक है, इंग्लिश में फिशर कहा जाता है। मैग्मा निकला और ये हो गया आपके लावा, ये क्या है, आपके लावा है। ठीक है, और ये ठंडा होने के बाद में एक चट्टान का निर्माण हुआ, और इसका अपक्षय हुआ, वेदरिंग हुआ, और वेदरिंग से ये कन्वर्ट हो गया मृदा में। ठीक है, उसी मृदा को काली मृदा, कपासी मृदा कहा जाता है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, बी होगा, तीसरी ज्वालामुखी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है। तो ये है गंग नहर, सिकरी नहर और इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो ये सब तो नहर ही है। फतेहपुर सीकरी में सिकरी नहर है, गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है पुरानी व विकसित, पुरानी और विकसित, इनमें से सबसे पुरानी और विकसित क्या है, तो गंग नहर है, गंग नहर है। इंदिरा गांधी नहर बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, 1961 में इसका निर्माण किया गया था। आई थिंक 1961 में इसका निर्माण किया गया था, लेकिन इसका निर्माण बहुत पहले हो गया था। तो ये नहर आपको कहाँ मिलेगा, तो देखते हैं कि ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, और ये आपकी यमुना नदी है। ठीक है, ये आपकी यमुना नदी है, और ये आपकी गंगा नदी है,
और दोनों की मिलन हो रही है कहाँ, इलाहाबाद में, ठीक है। प्रयागराज में देखेंगे ये, प्रयागराज में ये दोनों नदियां जब मिलती है तो इसे कहा जाता है द्वाब, इसे कहा जाता है द्वाब, ठीक है। और ये द्वाब काफ़ी उपजाऊ है और इसी क्षेत्र में बहुत सारे नहर का, नहर ये सब क्या है, नहर है, नदी से नहर निकाला गया है, ठीक है। और यमुना नदी से भी नहर निकाला गया है और इसकी सिंचाई की जाती है, सिंचाई की जाती है, काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है। इसी को कहा जाता है गंग नहर, इसे सबको मिला करके कहा जाता है गंग नहर, गंग नहर, इसे इंग्लिश में कहा जाता है गंग कैनाल। गंग कैनाल क्या है, सबसे पुरानी और विकसित सिस्टम है, नहर सिस्टम है, यानी कैनाल सिस्टम, सबसे विकसित और सबसे पुरानी कैनाल सिस्टम क्या है, तो गंग नहर है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा गंग नहर। ये इंदिरा गांधी नहर काफ़ी लंबा है, ठीक है, काफ़ी लंबी है, इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। जब बनी थी तो 450 किलोमीटर था, ठीक है, 450 किलोमीटर था जब इसका निर्माण किया गया था। और इसमें कुछ और किलोमीटर अर्थात लगभग 200 किलोमीटर और जोड़ी गई है, ठीक है। सबसे पहले इतना किलोमीटर था, ठीक है, और इसमें कुछ किलोमीटर जोड़ करके 650, वर्तमान में इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। और इस नहर से राजस्थान के क्षेत्र को सिंचित किया जाता है, ठीक है जी, सिंचित किया जाता है। जी थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं हम लोग, कथन, ये कथन और कारण है, मेरे ख्याल से शायद कथन और कारण वाला क्वेश्चंस आप लोगों से कम पूछा जाता होगा, फिर भी देखेंगे हम लोग। पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बात हो रहा है पारंपरिक खेती में आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का भी क्या है, प्रयोग किया गया, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति हमारे भारत में कहाँ लाया गया, ये सभी को पता होगा कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, ठीक है। तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि आधुनिक वैज्ञानिक खेती की जाएगी जिसमें तकनीक यानी एडवांस टेक्नोलॉजी का विकास किया जाएगा, जैसे हाइब्रिड सीड्स, हाइब्रिड बीज का उपयोग किया जाएगा, फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाएगा, सिंचाई का उपयोग किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक उत्पाद किया जा सके। कम क्षेत्रों में अधिक से अधिक उत्पादन करने को ही क्या कहा गया है, हरित क्रांति। ये एक मेथड है, इस मेथड के द्वारा कम क्षेत्रों में अधिक उपजाऊ किया जाता है। तो देखते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका क्या क्या रही है। हाँ रही है ये, यानी कि सही है। आपके पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ये बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं, इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती, ठीक है। तो ये सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती, ये भी क्या है, सही है, ये भी सही है। तो यहाँ देखेंगे कि ये दोनों सही है, लेकिन कारण ये जो है कथन का व्याख्या नहीं करता। तो ये दोनों ही सही हैं, ए तथा दोनों ही सही हैं, लेकिन आर जो है रीजन है, आर असर्शन यानी ए की सही व्याख्या नहीं करता, यानी कि उत्तर क्या होगा आपका, बी होगा। दोनों ही सही है, आपके कथन भी सही है, ठीक है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन का व्याख्या नहीं करता है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, बी होगा, ठीक है जी, बी होगा। इस गलत नहीं है, ये सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होता, ये सही है, ठीक है। सोशल एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, सोशल एंड एनवायरनमेंट इसमें क्या है कि सम्मिलित नहीं होता है, क्योंकि एक बार अब देखेंगे सामाजिक और पर्यावरण
सामाजिक और पर्यावरण को यदि हम बचाएंगे तो फिर हम उपज ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। उपज ज़्यादा नहीं कर पाएंगे तो उपज ज़्यादा करने के लिए हम सामाजिक और पर्यावरण पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं, कम ध्यान देते हैं। इसीलिए इसे हम क्या है ना सही मानकर चलेंगे चलेंगे। ठीक है, सिर्फ मृदा क्या होगा, हरित क्रांति में मृदा नष्ट होगा, लेकिन पर्यावरण पर कोई असर ज़्यादा नहीं होगा और ना ही समाज पर, क्योंकि समाज तो इसे जी रही है ना। यदि हम ज़्यादा उपज नहीं करेंगे तो इतनी बड़ी जनसंख्या को कैसे कंट्रोल, कैसे नियंत्रित कर पाएंगे। तो समाज पर कोई बोझ नहीं है, पर्यावरण पर कोई बोझ नहीं है, किससे, हरित क्रांति से। तो ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो उत्तर आपका बी होगा। ठीक है जी, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपक फसल है? उद्दीपक, अब उद्दीपक का होता है इंग्लिश स्टिम्युलस, स्टिम्युलस होता है। ठीक है, उत्तेजना, उत्तेजना, ठीक है, उत्तेजना स्टिम्युलस होता है। ठीक है, तो इसमें उद्दीपक कौन है, उद्दीपक कौन है? गेहूं है, मक्का है कि चाय है? यानी कि फुर्ती आ जाना है ना, चमक धमक बढ़ जाना, एक एक्टिव हो जाना, उसी को स्टिम्युलस कहा जाता है। तो स्टिम्युलस क्या है? चाय है। चाय पीने से थोड़ा सा मियाज ठीक हो जाता है और काम थोड़ा जल्दी करने लगते हैं, है ना, एक तरह से। तो उसी को स्टिम्युलस कहा जाता है, उत्तेजना बढ़ जाती है। ठीक है, उत्तेजना बढ़ जाती है। तो क्या मक्का खाने से उत्तेजना बढ़ेगी? नहीं, अचानक चाय की तरह तो नहीं ना, बस पेट भरेगा, प्रोटीन है वो एक तरह से। गेहूं खाने से उत्तेजना बढ़ेगी? नहीं, वो एक क्या है, हमारा भोजन है। ठीक है, लेकिन देखेंगे मजे की बात तो ये है कि गेहूं, गेहूं और मक्का से क्या बनाई जाती है? तो शराब बनाई जाती है। ठीक है, शराब बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है। ठीक है, तो कौन सी वाइन बनाई जाती है? तो वोडका, ये वोडका वाइन बनाई जाती है, लेकिन इसको फर्मेंटेशन करने के बाद बनाई जाती है। फर्मेंटेशन किया जाता है, उसके बाद में इसे क्या है कि इन दोनों से, गेहूं और मक्का से क्या बनाया जाता है? शराब। ठीक है, तो जब शराब पिएंगे लोग तब उत्तेजना बढ़ेगी, लेकिन डायरेक्ट आप मक्का और गेहूं खाएंगे तो उत्तेजना थोड़ी होगी। उद्दीपन वहां नहीं होगा, उद्दीपक नहीं होगा, स्टिमुलस नहीं होगा। स्टिमुलस तुरंत आपके चाय से होता है, बस चाय आपने बनाया और पिया और आपकी स्टिमुलस बढ़ गई, उत्तेजना बढ़ गई। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ई होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 12 नंबर। नीचे दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक को तथ्य, ठीक है, एक को तथ्य यानी कि असर्शन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, तो तथ्य में देखते हैं गोंडवाना सैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, गोंडवाना में ही सबसे ज़्यादा क्या है? कोयला है। यानी कि हम प्रायद्वीपीय भाग को देखेंगे, भारत के प्रायद्वीपीय भाग को ही गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड में ही सबसे अधिक क्या मिलते हैं? कोयला, सबसे अधिक कोयला। जैसे छोटा नागपुर पठार को ही आप देख लो, उसके इर्द गिर्द, वो गोंडवाना लैंड में ही आता है छोटा नागपुर पठार, उसके इर्द गिर्द में बहुत सारा कोयला का खान है, यानी कोयला का खनन किया जाता है। तो बिल्कुल वो सही है क्या आपके? तो तथ्य। अब देखेंगे कारण। अधिकांश लौह यहाँ है, लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है। धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है। तो देखेंगे गोंडवाना तो बता दिया गया आपको, ये धारवाड़ जो है ये कहाँ है? तो कर्नाटक में, कर्नाटका स्टेट में आपके कौन से शैल समूह मिलेगा? तो धारवाड़ मिलेगा। ये काफी पुराना है, ये भी काफी पुराना आपको शैल समूह मिलेगा, धारवाड़। तो इस शैल समूह में सबसे अधिक लौह धात्विक और अलौह धात्विक पाया जाता है। ठीक है, इसमें धातु की मात्रा हो उसे कहा जाएगा लौह धातु,
धात्विक, इसमें धातु की मात्रा न हो उसे कहा जाएगा अलौह धात्विक। जैसे आयरन, ठीक है, आयरन ओर, ठीक है, और इसमें ले लीजिए अलौह में माइका, ले लीजिए माइका, और ये ले लीजिए आयरन ओर, ठीक है। जैसे माइका सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, आयरन ओर की बात करेंगे धरवाड़ शैल में तो सबसे अधिक कर्नाटका में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लौह धात्विक, और ये हो गया फॉर एग्जाम्पल ये हो गया अलौह धात्विक। तो ये भी क्या है, सही है, ये भी सही है, यानी कि दोनों के दोनों सही हैं, परंतु ये इसका व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। दोनों के दोनों सही हैं लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। रीजन जो है वो एसर्शन नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि ए सही है, नहीं सॉरी, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आंसर क्या होगा आपके, ठीक है। आंसर सॉरी बी, बी लिखाया हूं, बी आंसर होगा आप, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। 12 का ए, 12 और 11 का सी, देखता हूँ। 11 का सी बताया जा रहा है, सी ठीक है, और 12 का आप लोग आंसर दे रहे हैं ए, ए, ए। अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज हरवार शैल समूह से संबंधित है, ठीक है। नहीं यही सही होगा आपका, दोनों ही सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, दोनों अलग अलग चीज, एक जगह कोयला है और एक जगह धातु है ना, एक जगह कोयला है और दूसरी जगह आपके क्या है, धातु है। तो फिर व्याख्या नहीं कर रहा है, ये सही उत्तर होगा आपका बी, बी सही उत्तर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तापी पाका तेल शोधक, ये देखेंगे तापी पाका तेल शोधक अवस्थित है, ठीक है, रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी है ये। तो ये कहाँ है, असम राज्य में नहीं है, असम राज्य में नहीं है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, आंध्र प्रदेश राज्य में, तो आंध्र प्रदेश राज्य में ये, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश में है, तो क्या है, ये अवस्थित है, तो इसका नाम क्या है, ताती पाका, ठीक है, तेल शोधक। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में फिर कहाँ है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक है, लेकिन ये तापी पाका के बारे में पूछा जा रहा है, तो तापी पाका तेल शोधक कहाँ मिलेगा आपके, तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, ठीक है जी। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में और असम में, असम में आपके डिगबोई, ठीक है, और नूना माटी, नूना माटी, और भी हैं बहुत सारे इटीसी इत्यादि। तो ये जो है डिगबोई और नूना माटी आपके कहाँ मिलेंगे, तो असम राज्य में मिलेगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो मथुरा, मथुरा ऑयल रिफाइनरी मिलेगा, लेकिन ताती पाका कहाँ मिलेगा आपके, तो आंध्र प्रदेश। तो आपके सही उत्तर क्या होंगे, ठीक है जी, सही उत्तर क्या होंगे, सी होंगे, ठीक है, सही उत्तर आपके सी होंगे। तो असम में क्या क्या है वो भी मैंने लिख दिया है कुछ एग्जाम्पल में, दिगबोई, नूना माटी, उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस है मथुरा ऑयल रिफाइनरी, लेकिन तापी पाका आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट करते हैं, सॉरी, तेरह, 14, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये झांसी में है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, झांसी के उत्तर प्रदेश, ठीक है। कोटा आपके राजस्थान में हो गया, लखनऊ आपके उत्तर प्रदेश में है, लेकिन भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान आपके कहाँ है, तो झांसी में, ठीक है जी।
ये झांसी फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण किया जाता है? क्या क्वेश्चन है? जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण किया जाता है तो ये होगा आपके पंजाब। पंजाब और तमिलनाडु। तो पंजाब के देखेंगे कपूर आला बहुत फेमस है, और तमिलनाडु का चेन्नई चेन्नई बहुत फेमस है। जो क्या बनाता है? तो यात्री रेल डिब्बों का निर्माण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपके पंजाब। पंजाब। अब यहाँ उड़ीसा, तो उड़ीसा भी बनाता है लेकिन साथ में पश्चिम बंगाल है। ठीक है। जो इंजन बनाता है ये चितरंजन में, चितरंजन एक जगह है पश्चिम बंगाल में जो इंजन रेल इंजन का निर्माण करता है। फिर यहाँ भी पश्चिम बंगाल है और तमिलनाडु है। तमिलनाडु में तो होता ही है रेल डिब्बों का निर्माण, लेकिन दो दो दिया, एक गलत है, ये भी गलत है। तो इसके साथ में ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? 1 हो, यानी पंजाब और तमिलनाडु। पंजाब के कहाँ? कपूरथला, और तमिलनाडु के कहाँ? चेन्नई। आपके सही उत्तर 40 क्वेश्चन है, 15 हुआ है। अफसाना खातून 15 क्वेश्चन हुए हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट हो जाऊंगा मैं धीरे धीरे। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? अब समझेंगे पहले बाह्य। बाह्य पतन का मतलब क्या होता है? सहायक। क्या होता है? सहायक होता है। बाह्य का मतलब होता है सहायक। यदि किसी पतन का मतलब होता है आपके बंदरगाह। पतन का मतलब क्या होता है? बंदरगाह। देखेंगे बंदरगाह, बंदरगाह और पतन एक ही चीज होता है। जब बंदरगाह की बात आती है तो इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं? पोर्ट। और जब पतन की बात आती है तो यहाँ लिखते हैं हार्बर। हार्बर। दोनों चीजें क्या है? एक ही है। हार्बर। ठीक है जी, हार्बर। पतन का इंग्लिश होता है हार्बर, बंदरगाह का इंग्लिश होता है पोर्ट। ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है, तो बाह्य पतन इसमें क्या हो जाएगा? हल्दिया। हल्दिया, क्योंकि पोरबंदर बाह्य नहीं है, विशाखापट्टनम भी बाह्य नहीं है। बाह्य पतन का मतलब होता है कि किसी किसी बंदरगाह के सहायक, किसी बंदरगाह के सहायक। जैसे मुंबई, मुंबई बंदरगाह है तो नहा सेवा, नहावा सेवा उसके क्या है? तो बाह्य पतन है। जब उस पर लोड ज़्यादा होता है तो सारे के सारे भार को कौन संभाल लेता है? तो नाहवा सेवा जो मुंबई में स्थित है। तो वो हो गया नाहवा सेवा। सेवा किसका किसका बाह्य पतन हो गया? तो मुंबई, मुंबई पतन का, मुंबई पतन का अर्थात मुंबई बंदरगाह का। तो इसके बारे में देखेंगे कि ये एक नदी है, ये एक नदी है, और ये नदी कौन सी है? तो हुगली नदी है। ठीक है जी, ये हुगली नदी है, और हुगली नदी के तट पर एक बंदरगाह है, और इस बंदरगाह का नाम है कोलकाता। कोलकाता, कोलकाता बंदरगाह। और ठीक इसके नीचे में एक छोटा सा बंदरगाह है और इसका नाम है हल्दिया। ये जो लिखा हुआ ना हल्दिया, हल्दिया। ठीक है, ये हल्दिया बंदरगाह है। ठीक है, हल्दिया बंदरगाह। तो हल्दिया बंदरगाह, इस बंदरगाह का क्या है? तो बाह्य, बाह्य पतन है। बाह्य पतन है, अर्थात अर्थात ये क्या है? सहायक, सहायक पतन, सहायक पतन है इसके। तो कोलकाता बंदरगाह का सही उत्तर होगा बी। सही उत्तर आपके बी होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सौर तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? ठीक है, सोलर सिस्टम इज दिस टाइप ऑफ सिस्टम। तो ये बंद तंत्र होता है। ठीक है, बंद तंत्र होता है क्योंकि ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य है, और ये सभी के सभी, बस रफली डायग्राम बना रहा हूँ। इसको जब बनाया जाता है तो बहुत अच्छा बनाया जाता है। ये देखेंगे यहाँ ये सब भी आकाशीय पिंड है, और यहाँ एक बेल्ट, इसको मैंने बेल्ट कहा, यानी खत्म हो गया सोलर सिस्टम।
ठीक है, और यहाँ भी बेल्ट होगा, ये है आपके क्षुद्र ग्रह, यहाँ भी एक बेल्ट होता है। ये पूरी की पूरी हम घूम लेते हैं। इसे कहा जाता है एस्टेरॉयड, एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है जी, और इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है कूपर, कूपर बेल्ट। इसे कहा जाता है कूपर बेल्ट। ठीक है, अब देखेंगे कूपर बेल्ट के साथ में यहाँ भी बहुत सारे आकाशीय पिंड है, जिसे कॉमेट्स भी कहेंगे, पूछल तारा, और क्षुद्र ग्रह भी हैं, और ये सभी के सभी ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, और ये सूर्य है। तो सूर्य से ये क्या है ना, सभी के सभी बंद तंत्र में है, यानी कि सूर्य की शक्ति कूपर बेल्ट के बाद में नहीं लगती है। यानी हमारा सोलर सिस्टम, यानी कि सौर तंत्र कहाँ तक है, कूपर बेल्ट के इधर में ही है, उधर हमारा सोलर सिस्टम नहीं है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, बंद तंत्र। ये बिल्कुल जो है ना खुला हुआ नहीं है, ओपन नहीं है। ठीक है, जैसे ब्रह्मांड खुला हुआ है वैसे नहीं है, ये एक सिस्टम है इसका, कि कितने भी आकाशीय पिंड यहाँ तक होंगे, कूपर बेल्ट के अंदर होंगे, उसे अपनी ओर खींच कर रखेगा, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के से अपनी ओर खींच कर रखेगा। तो इसी को कहा जाता है बंद तंत्र, क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा आपके, बी, बी इसका आंसर होगा सही। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की कौन सी स्थिति को अपसौर, देखेंगे ऑफसौर, इसे इंग्लिश में अपहेलियन कहा जाता है। ठीक है, अपहेलियन कहा जाता है। तो इसको समझ लेंगे अपसौर को। ठीक है, यहाँ दो चीजें होती है, एक होता है अपसौर, ठीक है, और एक होता है उपसौर। दो चीजें होती है, एक का इंग्लिश होता है एपहेलियन, ठीक है, और दूसरा का होता है पेरीहेलियन, पेरीहेलियन। ठीक है, तो ये स्थिति कब कब होती है, तो ये स्थिति होती है 4 जुलाई को, और ये स्थिति होती है 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को और ये 4 जुलाई को। तो अपसौर में क्या होता है, देखेंगे कि ये हमारी क्या है, सूर्य है, सूर्य है, और ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी को क्या क्या कहते हैं, तो देखेंगे ये है औसत दूरी, पृथ्वी की औसत दूरी क्या होती है, तो 14.98 करोड़ किलोमीटर, ये औसत दूरी है। ठीक है, ये पहला डायग्राम है, औसत दूरी। दूसरा डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि ये सूर्य है, ये सूर्य है, और ये है आपकी पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है, और यहाँ यहाँ दूरी जो है, सूर्य, ठीक है, और पृथ्वी के मध्य दूरी जो है वो सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, अर्थात कितना है, तो 15.2 करोड़ किलोमीटर दूरी है। तो सबसे अधिक दूरी को ही क्या कहा जाएगा, आपके अपसौर कहा जाएगा। तीसरा डायग्राम में देखते हैं, तीसरा डायग्राम में देखते हैं कि ये है हमारी सूर्य है, और ये है पृथ्वी, ये हो गया आपके पृथ्वी। इन दोनों के मध्य दूरी, दूरी कितनी है, तो 14.7 करोड़ किलोमीटर इन दोनों की दूरी है। तो इसे हम क्या कहेंगे, उपसौर। इस स्थिति को क्या कहेंगे, उपसौर। ठीक है, और इस स्थिति को क्या कहेंगे, अपसौर। ठीक है, और ये जो है आपके सामान्य है, ये क्या है, सामान्य है, ये सामान्य स्थिति होती है। सामान्य स्थिति यानी कि 2 दिन छोड़ करके ये जो अपसौर कब घटित होती है, तो 3 जुलाई को। ठीक है जी, 4 जुलाई को, ये 4 जुलाई को घटित होती है। ये देख रहे हैं ना, 4 जुलाई को, और ये कब घटित होती है, तो 3 जनवरी को, 3 जनवरी को। तो आप यहाँ डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये मैंने क्या बनाया है, सूर्य, और ये भी सूर्य है। ठीक है जी, और ये भी आपके सूर्य है। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी को दर्शाता है आपके अपसौर और उपसौर। अवसर का मतलब होता है अधिक दूरी, तो अधिक दूरी कब होती है, तो 4 जुलाई को होती है। प्रत्येक वर्ष के 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है। ठीक है, तो वो कब होती है, तो 4 जुलाई को। तो कितना किलोमीटर होता है, तो 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और सबसे कम दूरी कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है।
तो कितनी होती है, तो 14.7 करोड़ किलोमीटर। तो इस स्थिति को कहा जाता है उपसौर और इस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। ये सिर्फ 2 दिन छोड़कर यानी 4 जुलाई और 3 जनवरी को छोड़कर पूरी वर्ष पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी बनी रहती है, 14.98 करोड़ किलोमीटर बनी रहती है 2 दिन को छोड़कर। तो उत्तर आपके सामने है, आप कर सकते हैं उत्तर क्या होगा 18 का। किसी ने बी लगा दिया कैसे लगा दिया, अप सौर अपहेलियन, ठीक है। एक होता है उप सौर। अंगद बाबू बी आपने लगाया है, अफसना खातून बी लगाया है और अंगद 2 बार लगा दिए हैं बी, लेकिन इसका सही उत्तर ए होगा। ठीक है जी, सही उत्तर क्या होगा, अपने 16 का लिखा है 18, 18 का अंगद बाबू क्या लगाए हैं बी। ठीक है, बी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी, 18 का। 4 जुलाई को जब पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है उसी को क्या कहा जाता है, अप। ठीक है, बहुत दूर होती है। और 3 जनवरी को जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होती है उसे क्या कहा जाता है, उप। बस स्पष्ट किताब में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की किताब में एकदम बढ़िया से दिखाया गया है। अब देखेंगे यहाँ, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। पहले ही आप लोग आंसर मार देते हैं, देख लीजिए इसको कैसे आंसर होगा। नीचे दिए गए पृथ्वी का विभिन्न परतों को उन्हें सतह से केंद्र के क्रम में लगाइए। ठीक है जी, तो देखेंगे यहाँ दिया हुआ ए बी सी डी ई एफ यानी कि 6 हैं, 6 को क्रम में लगाना है। क्रम में लगाना है तो कौन कौन सा क्रम आता है, तो हम एक डायग्राम यहाँ बना देते हैं और उसी डायग्राम से आप समझ जाएंगे। ठीक है जी, देखते हैं, एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ। ये है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी का, और ये पृथ्वी का ऊपरी भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भूपर पट्टी। ठीक है, इसे कहते हैं भूपर, ये हो गया हमारा भूपर पट्टी, अब देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में आ जाते हैं, और ये है हमारा पृथ्वी का कोर, तो ये हो गया मेंटल। ठीक है, तो मेंटल को 2 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, मेंटल को 2 भागों में विभाजित करते हैं, ये हो गया आपके 2 भाग, 2 होते हैं ना मेंटल। ठीक है, और कोर को भी 2 भागों में विभाजित। ठीक है, अब एक और बना देता हूँ कि इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र दिख रहा है बिल्कुल आपके मेंटल के ऊपरी भाग में, ये क्षेत्र जो दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो मैंने कलर कर दिया है, ये देख पा रहे हैं, कलर कर दिया हूँ ये वाला। ठीक है, अब हम एक एक करके नामकरण कहते हैं, सीधे अरेंज्ड हो जाएगा, एक एक करके नामकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि इसको कहा जाता है स्थल मंडल, इसे कहा गया है स्थल मंडल। और देखेंगे ये इस पार्ट को, ये ऊपरी भाग को स्थल मंडल कहा गया, और दूसरे को कहा जाता है दुर्बल, दुर्बल मंडल। ठीक है जी, दुर्बल मंडल। ठीक है, फिर देखेंगे कि इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बाह्य, इसे ऊपरी, ऊपरी लिख देता हूँ, ऊपरी, ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल। ठीक है जी, और इसे देखेंगे, इसे कहा जाता है निम्न, निम्न, निम्न मेंटल, निम्न मेंटल। ठीक है, और इसे कहा जाता है बाह्य, बाह्य क्रोड, क्रोड। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये हो गया आपके आंतरिक, कहीं लिखा होगा आंतरिक क्रोड, ये देखेंगे आंतरिक, आंतरिक क्रोड,
आंतरिक कोड। अब सजा दीजिए इसको। ये सबसे ऊपर से आप बिल्कुल पृथ्वी के केंद्र में पहुंचेंगे तो कैसे कैसे जाएंगे? तो सबसे पहले स्थल मंडल आएगा, उसके बाद दुर्बल मंडल आएगा, उसके बाद ऊपरी मेंटल आएगा, उसके बाद में यहाँ पहुँचेंगे। ये देख रहे हैं पहुँच रहे हैं। यहाँ मैं दूसरा कलर लेकर के आपको दिखा देता हूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। देखेंगे आप यहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं? केंद्र में। केंद्र में जब आप पहुँच रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या मिला? स्थल मंडल। उसके बाद में दुर्बल मंडल है ना, दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल को ही स्थेनोस्फीयर कहा जाता है, स्थेनोस्फीयर कहा जाता है। स्थल मंडल को लिथोस्फीयर कहा जाता है और आपके ऊपरी मेंटल और निम्न मेंटल को कहा जाता है पायरोस्फीयर। पायरोस्फीयर और इसको कहा जाता है बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड को कहा जाता है बैरीस्फीयर। बैरीस्फीयर यहाँ मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में, को कहा जाता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किसको कहा जाता है? स्थल मंडल को। दुर्बल मंडल को कहा जाता है स्थेनोस्फीयर। स्थेनोस्फीयर कहा जाता है किसको? दुर्बल मंडल को। और देखेंगे ऊपरी और निम्न मेंटल को क्या कहा जाता है? पायरो। ये PYRO पायरो स्फीयर ये कहा जाता है पायरोस्फीयर। दोनों को मिलाकर के ये देखेंगे, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है पायरोस्फीयर। और बाह्य और आंतरिक दोनों को मिलाकर के, इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है बैरीस्फीयर। बैरी, ठीक है। स्फीयर में जब हम बात करेंगे, मंडल में बात करेंगे तो स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, पायरोस्फीयर और बैरीस्फीयर। बैरी मंडल, पैरो मंडल और दुर्बल मंडल, लिथोस्फीयर। अब इसको अरेंज करते हैं तो सबसे पहले स्थल मंडल मिलेगा, दुर्बल मंडल मिलेगा। आप लोग आंसर देते रहिए, ठीक है। दुर्बल मंडल मिलेगा है ना, उसके बाद में ऊपरी मेंटल मिलेगा, फिर निचली मेंटल मिलेगा, फिर आपको बाह्य क्रोड मिलेगा और फिर आपके आंतरिक क्रोड मिलेगा। तब आप कहाँ पहुँचेंगे? केंद्र में। ये आपका क्या है? केंद्र है। इसी को अरेंज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। पहला क्या है? स्थल मंडल ए है, ए इसमें दिया हुआ है। उसके बाद में क्या है? दुर्बल मंडल। स्थल मंडल के बाद में दुर्बल मंडल आ रहे हैं तो दुर्बल मंडल डी दिया हुआ है, यानी कि ए दिया हुआ है। उसके बाद में क्या है? डी दिया हुआ है। दुर्बल मंडल के बाद में हम आ जा रहे हैं ऊपरी मेंटल। ऊपरी मेंटल कहाँ है? एफ है, तो एफ यहाँ दिया गया है। उसके बाद में हम आएंगे ऊपरी मेंटल के बाद में क्या आएंगे? निम्न मेंटल। तो निम्न मेंटल कहाँ है? ई में है, तो ई दिया गया है यहाँ, ठीक है। अब आते हैं हम ऊपरी से बाह्य क्रोड में आते हैं। बाह्य क्रोड इसमें कहाँ दिया गया है? सी। तो यहाँ देखेंगे सी भी है, ठीक है। और बी, यानी कि बी क्या हो जाएगा? आंतरिक क्रोड। तो आंतरिक क्रोड यहाँ कहाँ दिया गया है? तो यहाँ दिया गया है बी में, यानी कि ये भी सही है। तो आपके सही उत्तर क्या होंगे वो आपको बिल्कुल पता चल रहा है। सही उत्तर आपके क्या होंगे? ए होंगे। बस इस डायग्राम को आप समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एकदम पृथ्वी के ऊपर से लेकर केंद्र तक कैसे जाएंगे वो सारा चीज़ इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है। इसी डायग्राम से इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। कोई दिक्कत? एनीबॉडी? कोई दिक्कत होगा तो पूछेंगे। आगे बढ़े। तो ये 19वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है जी, ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 20वां क्वेश्चन, वेगनर के महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत। वेगनर के महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही है की बात पूछ रहा है। तो वेगनर महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, इसको कहा जाता है इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है जी, ड्रिफ्ट थ्योरी। ड्रिफ्ट थ्योरी यानी इसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भी कह सकते हैं। बहाव सिद्धांत और महाविस्थापन महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो इस सिद्धांत को किसने दिया था? तो वेगनर ने, वेगनर महोदय ने दिया था। इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। ये थ्योरी कब आया था? 1912 ईस्वी,
1912 ईस्वी में आया था। ठीक है, ये याद रखना है। तो अब देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। यह सिद्धांत पूर्व कार्बनिक फेरस काल से शुरू होता है। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, कि कार्बोनी फेरस में ही पैंजिया, बात हो रही है किसकी? पैंजिया। पैंजिया टूटने लगा था। ठीक है, पैंजिया क्या है कि टूटने लगा था। किस काल में? तो पूर्व कार्बोनी फेरस में। उसी को महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में प्रमुख जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करता है। ये भी सही है। यानी सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में जितने भी प्रमुख जलवायु है उसको ये क्या करता है? व्याख्या करता है। तो ये आपका दूसरा भी क्या है? सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, दोनों सही हैं। तो इसमें उत्तर क्या आएगा? आपके बी, यानी कि बी सही उत्तर। ये मत समझ लेंगे कि कहीं आंसर दिया होगा आपका केवल 2, तो ये 2 केवल दिया हुआ, मैं भी देखा हूँ, ये गलत है, गलत है ये। क्योंकि सही उत्तर क्या होगा? आपके बी। क्योंकि ये सिद्धांत पूर्वकालिक काल से शुरू होता है। लेकिन यहाँ तो सिद्धांत दे रहा है ना। नहीं, चलिए ये गलत हुआ। 1 मिनट, ये बात सही है। 1 मिनट देखेंगे, इसका आंसर जो होगा वो एक ही होगा। क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है यह सिद्धांत पूर्व कार्बनिक फेरस काल से शुरू होता है। इस सिद्धांत के बारे में दे रहा है। ये सिद्धांत तो ये सिद्धांत तो आया है बाद में, यानी कि अभी 1912 में आया है, तो बाद सिद्धांत दे दिया है। यदि सिद्धांत नहीं होता, सिद्धांत वर्ड यहाँ नहीं होता, यह पूर्व कार्बनिक फेरस काल से शुरू होता है, तो ये बातें ये सही हो जाता। लेकिन नहीं, ये गलत है। अब ये सही है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में प्रमुख जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना था। ये सही। ठीक है जी, ये सही है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ए ही होगा। सॉरी, इसका आंसर ए ही होगा। एक ही सही है, दूसरा जो है गलत है। क्योंकि सिद्धांत की बात कर रहा है कि ये सिद्धांत कब आया था, कब शुरू हुआ था। तो ये हमारा कौन से ईस्वी में? 20वीं ईस्वी में शुरू हुआ है। ये 1912 यानी कि 20वीं, ठीक है, 20वीं ईस्वी में शुरू हुआ है। ठीक है, तो और ये पूर्व कार्बनिक फेरस काफी पुराना है। कार्बनिक फेरस काल आप समझ सकते हैं ना, काफी प्राचीन है। तो यहाँ पर सिद्धांत देने के कारण ये गलत हो जा रहा है। तो आपका सही है। तो आंसर आपका केवल दो, यानी कि ए सही उत्तर हो। ठीक है, कोई भी ए लगा देंगे, ये सही उत्तर होगा जी। ये ए मानकर चलेंगे। अब देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया था? तो अल्फ्रेड वेगनर ने। कब दिया था? 1912 में। सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ एक और बताऊंगा मैं कि ये एक क्या शब्द लिखा हुआ है? ड्रिफ्ट शब्द का उपयोग, ड्रिफ्ट नहीं, कंफ्यूज कर दिए? नहीं, कोई बात नहीं है, कंफ्यूज की बात नहीं होती है, क्योंकि यहाँ सिद्धांत पर ध्यान नहीं दिया था मैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आपके सिर्फ दो जो है ना वही राइट है। इसको मानकर चलिए, होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि यहाँ सिद्धांत पर ध्यान नहीं देते। ये सिद्धांत आया कब था? तो 20वीं शताब्दी में आया था ना, 20वीं शताब्दी में। और यहाँ ये सिद्धांत कार्बनिक फेरस काल की बात लिख दिया है, इसीलिए ये गलत हो जा रहा है। पहला वाला गलत हो जा रहा है, दूसरा तो एकदम बिल्कुल सही। तो इसका उत्तर ही होगा केवल दो, यानी कि सिर्फ यही उत्तर होगा। आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? ठीक है जी, ए लिख देंगे, बात नहीं है, यहाँ ए लिख देंगे। ए आपका आंसर सही है। मैंने ध्यान नहीं दिया सिद्धांत पर। ठीक है जी, नेक्स्ट हम लोग करेंगे। अब देखेंगे, यहाँ बात हो रही है ड्रिफ्ट की। तो ड्रिफ्ट शब्द यानी कि विस्थापन, ड्रिफ्ट का हिंदी होता है विस्थापन या बहाव भी कह सकते हैं। तो ये शब्द जो है, ये बहाव शब्द जो है उसकी बात हो रही है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ड्रिफ्ट। तो ये ड्रिफ्ट शब्द किसने यूज किया था सबसे पहले? तो उनका नाम था टेलर। उनका नाम क्या था? टेलर। ये मैं लिख देता हूँ हिंदी में, टेलर नाम था। टेलर महोदय ने ड्रिफ्ट शब्द का प्रयोग किया था।
तो ये इन्होंने कब किया था? तो 1908 ईस्वी। ठीक है, 1908 ईस्वी में टेलर महोदय ने ड्रिफ्ट शब्द का प्रयोग किया था और उसी के बाद में एक सिद्धांत आया 1912 में। 12 में एक सिद्धांत आया, उस सिद्धांत को कहा गया है आपके महाद्वीपीय विस्थापन या बहाव सिद्धांत। किसने दिया था? तो वेगनर महोदय ने दिया था। इनका पूरा नाम क्या था? अल्फ्रेड वेगनर। ये सिद्धांत कब आया था? 1912 ईस्वी। ठीक है जी, तो यहाँ पर दो चीजें याद रखेंगे, ये सिद्धांत कब आया था और ड्रिफ्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ड्रिफ्ट शब्द। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संवहनिक संवाहनिक तरंग सिद्धांत, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे कन्वेक्टिव करेंट ठीक है जी, कन्वेक्टिव करंट थ्योरी, संवाहनिक तरंग सिद्धांत, कन्वेक्टिव करंट थ्योरी। तो ये थ्योरी कब आया था? तो ये 1928-29 में आया था। ठीक है, तो ये इस थ्योरी को किसने दिया था? तो आर्थर होम्स ने दिया था। आर्थर होम्स ने दिया था। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? आपके आर्थर होम्स होगा। ये प्लेट टेक्टोनिक से जुड़ा हुआ, तो प्लेट टेक्टोनिक में बढ़िया से पढ़ाया जाता है। ठीक है, कि ये दो प्लेटें हैं, ये प्लेट देख रहे हैं, ये प्लेट है, और आपके ये आपके कोर वाला एरिया है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, और ठीक कोर के ऊपर यानी कि निचली मेंटल में यहाँ कुछ पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ। जब ये रेडियो एक्टिव पदार्थ एक दूसरे से टकराते हैं तो यहाँ हीट जनरेट होता है। तो हीट जनरेट जब होगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर जा करके और फिर इस तरह मूव करेगा, फिर ये इधर मूव करेगा, फिर ये नीचे की ओर आएगा। देख रहे हैं ना, नीचे की ओर आएगा, फिर ये नीचे की ओर आता है। ठीक है, और इसी को संवहन कहा जाता है। संवहन के कारण ही ये प्लेट इस तरफ जा रहे हैं और ये प्लेट इस तरफ जा रहे हैं। जब इस तरफ गए तो यही जो पिघला हुआ मैदान पदार्थ है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। यही मैग्मा क्या है? बाहर आ जाता है और एक यहाँ स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है। कहाँ हो जाता है? तो सागर में। ये दोनों के दोनों क्या है? सागरीय प्लेट हैं। इसी को कहा गया है संवहन तरंग सिद्धांत। यही इसी को कहा गया कन्वेक्टिव करंट थ्योरी। किसने दिया था? तो आर्थर होम्स ने। कब दिया था? तो 1928-29 में। कहीं कहीं आपको 1930 भी मिलेगा, लेकिन ये सही उत्तर है। ठीक है, 28-29 सही उत्तर है। तो आर्थर होम्स आपके क्या होंगे? सही उत्तर होंगे। यही है कन्वेक्टिव करंट्स। ठीक है, सबसे पहले आया था आपके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसके बाद में आया कन्वेक्टिव करंट थ्योरी, उसके बाद में आया सी स्प्रेडिंग थ्योरी हैरी हैस ने दिया था, उसके बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। चार थ्योरी है। ठीक है, तो उसको देखेंगे, कहीं आएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। किन चट्टानों में जीवाश्म का निर्माण होता है? जीवाश्म का निर्माण होता है यानी कि अवसादी चट्टान में होगा। जीवाश्म का निर्माण कभी भी होगा तो किस में होगा? आपके अवसादी चट्टान में। सेडिमेंट्री रॉक्स इसको कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है जी, इसे आग्नेय को क्या कहा जाएगा? इग्नियस रॉक। ठीक है, और रूपांतरित को कहा जाता है मेटामॉर्फिक। ठीक है जी, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। सबसे पहले आपको कौन सा चट्टान का निर्माण होता है? तो आग्नेय। तो यहाँ देखेंगे आग्नेय चट्टान, ये निकलता है मैग्मा अंदर से। ठीक है, और ये पृथ्वी के सतह पर आ करके ये बन जाता है लावा, और ये देखेंगे ये लावा द्वारा यहाँ एक चट्टान का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चट्टान का निर्माण हो जाता है और इसी को आग्नेय चट्टान कहा जाता है।
ठीक है, तो ये प्राइमरी प्राथमिक चट्टान है। जब इसका अपर्दन होता है तो अपर्दन हो करके ये किसी सागर के तट में देख रहे हैं ना, जमा हो रहा है, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक क्या है, जमा हो रहा है। तो इसे कहा जाता है अवसादी चट्टान, इसे कहा जाता है अवसादी। ये देखेंगे अवसादी चट्टान, इसे कहा जाएगा अवसादी चट्टान, ठीक है। और इसे कहा जाएगा आग्नेय, आग्नेय चट्टान, यानी कि ये प्राथमिक चट्टान है और ये द्वितीयक चट्टान है, द्वितीयक चट्टान है। अब देखेंगे इसके ऊपर में क्या है, जल है। ये देखेंगे जल है, तो जल और पृथ्वी के भार के कारण अब इसी अवसादी चट्टान का क्या है, रूप चेंज हो जाता है, रूप परिवर्तन हो जाता है। तो क्या बन जाता है, रूपांतरित, ठीक है। प्रेशर के कारण, प्रेशर जब बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो हीट जनरेट होगा, ताप बढ़ेगा तो जो पहले चट्टान था वो उस प्रकार से नहीं रहेगा ना, उसका रूप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसी को रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। और सबसे अंतिम चट्टान है आपके रूपांतरित चट्टान। पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान और तीसरा है रूपांतरित चट्टान। जो यहाँ कुछ समझ सकते हैं, चट्टान जब पढ़ाई जाएगी तो सारी चीज़ें बताई जाएगी। यहाँ इसका उत्तर क्या हो रहा है, तो ए हो रहा है, ठीक है। जीवाश्म इसी अवसादी चट्टान में ही पाए जाते हैं, यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये लावा द्वारा बन रहा है। तो लावा का तापमान 600 डिग्री से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इतने तापमान में किसी प्रकार का जीवाश्म रह नहीं सकता है, ठीक है, जीवाश्म रह नहीं सकता है। अब यही टूट टूट कर परत दर परत जब कहीं जल में जमा होता है तो उसी के बीच में जीवाश्म अर्थात से आप जंतु ले लें, जंतु के अवशेष या पादप के अवशेष से जम जाते हैं और उसी जमने के उपरांत उस चट्टान को अवसादी चट्टान कहा जाता है। तो जंतु के अवशेष और पादप के अवशेष आपको कहाँ मिलेंगे, तो अवसादी चट्टान में, जिसे क्या कहा जाता है, जीवाश्म, फॉसिल्स कहा जाता है। जीवाश्म को इंग्लिश में कहेंगे फॉसिल्स, है जी, फॉसिल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, 23वां क्वेश्चन देखते हैं। कास्ट कटिबंध में प्रक्रिया सेल अपक्षरण के जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो इसमें जिम्मेदार क्या होगा, कार्बनीकरण, ठीक है, ये जिम्मेदार होता है। तो ये कास्ट सेल क्या होता है, चूना पत्थर का होता है, चूना पत्थर। देखेंगे चूना पत्थर का, मान लीजिए ये एक चट्टान है और ये चूना पत्थर है। चूना पत्थर जहाँ होता है इसी को क्या कहा जाता है, कास्ट कहा जाता है, ये कास्ट कहा जाता है। यदि ये चूना पत्थर किसी जल के संपर्क में आएगा, मान लीजिए बादल है और वर्षा हो रहा है, जब जल के संपर्क में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, क्योंकि चूना है ये पिघल जाएगा। जब पिघलता है, ठीक है, जब पिघलता है तो बुलबुले छोड़ता है और बुलबुले छोड़ करके ये क्या है, बिल्कुल ये बराबर हो जाता है। बुलबुले छोड़ना को ही क्या कहा जाता है, कार्बनीकरण, कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन वो ठंडा रहता है, शीतल रहता है, जब उस पर जल पड़ता है तो बुलबुला, आपने चूना देखा होगा, जब सफ़ेदी करने के लिए चूना लाते हैं तो सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे पानी उसमें डालते हैं तो क्या है, वो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, तरल हो जाता है और तरल होते वक्त वो बुलबुला छोड़ता है, उसी को कहा जाता है कार्बनीकरण। कार्बनीकरण यानी कि कास्ट कटिबंध जहाँ भी होगा, जहाँ पे चूना पत्थर के चट्टान होंगे, ठीक है, तो उस प्रक्रिया का अपक्षरण कैसे होगा, वेदरिंग कैसे होगा, तो कार्बनीकरण के द्वारा होगा, कार्बनीकरण के द्वारा होगा। तो सही आपका उत्तर क्या होगा, पी होगा, 23 का पी आंसर होगा, ठीक है जी। भूस्खलन, यहाँ भूस्खलन लैंड स्लाइड हो रहा है, भूस्खलन संबंध में इनमें से कौन सा बयान सही है, सही है पूछ रहा है। भूस्खलन में, भूस्खलन तो लैंड स्लाइड होता है, ठीक है। तो लैंड स्लाइड हमेशा पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, जब भी होगा तो कहाँ होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। और ये आकस्मिक है, अचानक होता है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, ठीक है। कुछ मानव का भी हाथ होता है, लेकिन होता क्या है, आकस्मिक, अचानक होता है। तो देखेंगे वे आकस्मिक और विरल है, ये सही है, बिल्कुल सही है। आकस्मिक और विरल हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता और कहीं कहीं होता है। दूसरा देखेंगे,
जब ढलान सही स्वरूप में हो तो वे अपना परिणाम परिणाम दिखाते हैं। ठीक है, जब ढलान सही स्वरूप में हो तो वो अपना परिणाम दिखाते हैं। ये तो थोड़ा गलत लग रहा है, देखते हैं। 3 वाला, भूस्खलनों के लिए खान के कार्य भी जिम्मेदार है, ये भी सही। यानी कि खान का मतलब क्या होता है? खदान, जहाँ माइंस की जाती है। ठीक है जी, जहाँ माइंस की जाती है वो इसका क्या है? अ, भूस्खलनों के लिए खान के कार्य भी जिम्मेदार है। तो आपके एक एक और 3 जो है ना सही है, लेकिन यहाँ ढलान की बात हो रही है। जब ढलान सही स्वरूप में हो तो वे अपना परिणाम दिखाते हैं। तो ढाल से कोई मतलब नहीं होता है कि ढाल होगा तो इसका मतलब थोड़ी है, ढाल होगा तो इसका मतलब थोड़ी है कि भूकंप बोल रहा हूँ, भूस्खलन हो जाएगा। ढाल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक आकस्मिक और नेचुरल है। ठीक है, तो भूस्खलन कैसे होता है? मैक्सिमम भूकंप के कारण होता है। जब भूकंप तेज होगा तो बहुत सारे पर्वतीय क्षेत्र टूट करके गिरने लगे, उसी को लैंडस्लाइड कहा जाता है। या भूकंप हमारे धरती प्लेन सतह पर भी हो सकता है, सतह पर भी हो सकता है। तो ढलान से यानी कि ढाल से कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या होगा? गलत होगा। 1 और 3 आपके क्या है? सही उत्तर हैं। इसमें से हमें सेलेक्ट करना है 1 और 3। 1 और 2 नहीं होगा, 1 और 3 यही आपके सही उत्तर होंगे, 1 और 3। ठीक है, केवल 3 भी नहीं होगा क्योंकि 1 भी सही है। सही उत्तर आपका क्या होगा? बी होगा। ठीक है जी, बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पद डेल्टा, पक्षी पद डेल्टा, डेल्टा कई प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, डेल्टा कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक डेल्टा का नाम है पक्षी पद डेल्टा, जिसको बोला जाता है बर्ड बर्ड डेल्टा। ठीक है, पक्षी पद डेल्टा यानी कि बर्ड फूड, या फूड भी लिख देता हूँ। ठीक है जी, बर्ड फूड डेल्टा पूछा जा रहा का सही उदाहरण क्या है? तो इसमें सही उदाहरण आपका मिसिसिपी डेल्टा है। मिसिसिपी मिसौरी कहना चाहिए, उस नदी का नाम है मिसिसिपी मिसौरी। तो ये देखेंगे आपका सही उत्तर क्या होगा? यूएसए का मिसिसिपी मिसौरी नदी। ये देखेंगे, ये एक नदी है और ये एक नदी है, ये दोनों नदी आकर के मिल रही है। इस नदी का, ये नदी क्या है कि आपकी एक नदी है और ये बड़ी नदी है। ठीक है, और इस नदी का नाम क्या है? मिसिसिपी, पी सी सी पी, इस नदी का नाम है मिसिसिपी नदी। ठीक है, और इस नदी का नाम है मिसौरी, मिसौरी नदी है। ठीक है, ये मिसौरी नदी है। ठीक है, और ये दोनों का मिलन यहाँ होता है और इस जगह का नाम है सेंट लुइस। सेंट लुइस यूएसए में है, बहुत बड़ा शहर है, विकसित शहर है सेंट लुइस। और यहीं से इस नदी का नाम हो जाता है पी सी सी पी मिसौरी। इस नदी का नाम हो जाता है मिसिसिपी मिसौरी। और यही नदी देखेंगे, यही नदी, यही नदी गल्फ ऑफ अम्बाक, सॉरी मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी में आ करके ये डेल्टा का निर्माण करती है। और इस डेल्टा का आकार क्या होता है? इस प्रकार से होता है, और इसी डेल्टा को कहा जाता है बर्ड फुट डेल्टा। इसी डेल्टा को क्या कहा गया है? बर्ड, देखेंगे बर्ड फुट डेल्टा, बर्ड फुट, देख रहे हैं ना? ये आकार आप देख पा रहे हैं, एकदम पक्षी का जो पैर होता है ना 3, उसी प्रकार का इसका आकार बनता है इस नदी का। तो मिसिसिपी मिसौरी, तो यहाँ सिर्फ मिसिसिपी दिया हुआ है, तो ये सही उत्तर, आपका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। अब देखेंगे नील नदी का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा कैसा बनता है? यहाँ दिखाएंगे, नील नदी का डेल्टा चापाकार बनता है, चापाकार, इसको इंग्लिश में कहा जाता है आर्कुएट, आर्कुएट डेल्टा। ठीक है, चापाकार डेल्टा। ठीक है, तो चापाकार डेल्टा कैसे होता है वो देखेंगे। ये है आपकी नील नदी, ये है आपकी नील नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और ये एक
सागर में गिरती है जिसका नाम है भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर में जब ये नदी गिरती है इस टाइप का डेल्टा का निर्माण करती है, चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। देख रहे हैं ऐसे डेल्टा बनता है, यहाँ ऐसे डेल्टा बनता है और इसी को कहा जाता है चापाकार डेल्टा। ये नील नदी है, ठीक है जी। ये नील नदी के बारे में बताया गया, ये है आपकी नील नदी, तो इंग्लिश में नाइल नदी कहा जाता है। तो अफ्रीका में नील नदी यानी कि विश्व की सबसे लंबी नदी है ये, और इसकी लंबाई कितनी है 6,600 शायद 50 है मेरे ख्याल से किलोमीटर, तो एग्जैक्ट नहीं फिर भी देख लेते हैं, देख लेंगे आप लोग। फ्रांस के सीन का डेल्टा, ठीक है, यहाँ फ्रांस के सीन नदी फ्रांस की है, तो ये भी एक प्रकार का डेल्टा बनाती है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का डेल्टा, ये तो चापाकार डेल्टा हो गया आपके, ये आर्कवेट हो गया। तो इस डेल्टा को देखेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इस डेल्टा को कहा जाता है एस्चुराइन, एस्चुराइन डेल्टा, यानी एस्चुरी डेल्टा। एस्चुरी डेल्टा में क्या होता है कि ये एक नदी है, ये एक नदी है बह रही है और इस प्रकार से डेल्टा बनाती है, एक ही में ये गिर जाती है, एक ही में, ठीक है, काफ़ी लंबा दिखता है, तो इसी को कहा जाता है एस्चुराइन डेल्टा। और ये कौन सी नदी बना रही है, तो आपकी सीन नदी, आप इस सीन नदी लिख सकते हैं। सीन नदी डेल्टा क्या बनाती है, एस्चुराइन डेल्टा। अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, वो है ए, यानी कि बर्ड फुट डेल्टा। सभी डेल्टा के बारे में दिखा दिया गया यहाँ, और भी डेल्टा होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है अभी की खत्म। 26वां देखते हैं, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा महासागरों में लवण की मात्रा और वितरण को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। लवण की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो वाष्पीकरण तो है ही, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। और नदियों से मीठे पानी का अंतर्वाह ये भी नियंत्रित करता है। वायुमंडलीय दबाव, ठीक है, दबाव प्रेशर, जो प्रेशर होगा तो निम्न दाब और उच्च दाब होता है जिसके कारण हवाएं बहती है, तो ये भी सही है। वर्षण यानी प्रिसिपिटेशन, वर्षा के प्रकार, यानी कि वर्षा भी क्या है, ये भी सही है। यानी 1 2 3 4 तीनों के तीनों, चारों के चारों सही हैं। 1 2 3 तथा 4 यानी कि सी आंसर होगा आपका। आंसर क्या होगा, सी। ये लवण, महासागरों के लवण को पढ़ाया जाता है, तो लवणता को प्रभावित करने वाला अर्थात नियंत्रित करने वाला इसमें से क्या क्या कारक है, तो वाष्पीकरण है, इवोपोरेशन भी है, नदियों से मीठे पानी का आवागमन हो रहा है, ठीक है, तो नमक को प्रभावित करेगा। वायुमंडलीय दबाव जहाँ होगा तो हाई प्रेशर लो प्रेशर के फंडा हो जाएगा, तो फिर हवाएं उसी हिसाब से बहेगी। वर्षण होगा अर्थात वर्षा होगा, तो वहाँ की लवणता कम हो जाएगी, वहाँ की लवणता क्या है, कम हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या है, 1 2 3 4 सही होगा। एल नीनो के समय पेरू तट के जल का तापमान बढ़ जाता है, जल का तापमान बढ़ जाता है। वैसे इसमें आंसर तो होता है 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे एल नीनो देखेंगे, एल नीनो एक गर्म जलधारा है, ठीक है, गर्म जलधारा है। ये गर्म जलधारा कहाँ से उत्पन्न होती है, तो पेरू के तट से, पेरू के तट से, यानी कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में एक देश है पेरू, और पेरू के पश्चिमी भाग से एक करंट अर्थात जल धारा का उत्पत्ति होता है, जिसे एल नीनो के नाम से जाना जाता है। एल नीनो गर्म जल धारा होता है। जब ये प्रवाहित होती है तो लगभग इसका तापमान में वृद्धि कितना हो जाता है, जहाँ ये पहुँचेगी वहाँ के तापमान को बढ़ा देती है। कितना, तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ये क्या कर देती है, बढ़ा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, आंसर दिया जा रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसको है, तो आंसर ये आपका, तो हम 15 डिग्री तो रखेंगे नहीं। अब कन्फ्यूज़न यहाँ है कि 10 होगा कि 5 होगा, ठीक है, 10 होगा कि 5 होगा। तो अब 10 और 5 की बात करेंगे
तो जब हम इनका एवरेज निकालेंगे 8 से 10 तो 18 भी नहीं हो रहा है, 10 18 2 9, यानी कि सही उत्तर तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से 8 से 10 हो रहे हैं, तो हम लोग 5 को मान कर चलते हैं, कहीं कहीं इसका ताप जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही रह जाता है, तो 5 डिग्री मानकर चलते हैं। वैसे एक्चुअल में होता है 8 डिग्री से 10 डिग्री। तो इसका आंसर हम लोग सी लेकर चलेंगे, क्योंकि और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। एक तरह से यही सही दिख, ये मैक्सिमम हो जा रहा है ना 10, और 8 से, तो 8 से कम भी हो सकता है, तो 5 को ही लेकर चलते हैं। 5 डिग्री आपका सही उत्तर होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट 5 डिग्री ही मानकर चलेंगे। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चंस को। पृथ्वी के संरक्षित रेडियो तरंग वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस परत से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आ जाती है? सबको पता है आयन मंडल। आयन मंडल, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और हमारा मंडल सभी को पता होगा। वायुमंडल, पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, पांचवा मंडल, छठा मंडल, ठीक है। इसे ये ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और समताप मंडल में ही आपके कौन से मंडल होता है? तो ओजोन मंडल। ओजोन मंडल के बाद में मध्य मंडल, फिर ये है आयन मंडल, और ये है बाह्य मंडल, और इसी में होता है आपके क्या होता है? तो रेडियो तरंगे। देखिए ये क्या है आपके आयन मंडल, इसका क्या होगा? उत्तर होगा। पृथ्वी के सतह से हम लोग जब बातें करते हैं तो सीधे कहाँ पहुँचता है? आयन मंडल में, और वहाँ पर आयोनाइज्ड हो करके फिर क्या है? पृथ्वी पर पहुँचता है। जैसे हम लोग मोबाइल से बात करते हैं, काफ़ी दूर वो व्यक्ति है और हम लोग मोबाइल से बात करते हैं, तो क्या वो हमारी आवाज़ सुन लेता है? नहीं, वो सीधे कहाँ पहुँचता है? ठीक है, सीधे पहुँचता है आयन मंडल में, और वहाँ से आयोनाइज्ड हो करके उस व्यक्ति के पास पहुँच, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस जो होता है रेडियो तरंग के, वो कहाँ होता है? तो आयन मंडल में। कहीं पर लाइव हो रहा है, कहीं पे क्रिकेट मैच वगैरह कुछ भी है, हम लोग टीवी में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेसेस कहाँ से होती है? तो आयन मंडल से। सही उत्तर होगा आपका सी, आयन मंडल। इजी है था वो। इस प्रकार के वातावरणीय तरंग जेट स्ट्रीम के अंदर प्रवाह होते हैं। जेट स्ट्रीम के अंदर प्रवाह होते हैं, तो ये एक तरंग है जिसको रॉस्बी तरंग कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं? रॉस्बी वेव्स। रॉस्बी वेव्स के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है। और ये रॉस्बी तरंग आपके वायुमंडल में ऐसे, तो ऐसे इस तरह से प्रवाहित होती है। देखेंगे इस तरह से प्रवाहित है। तो इस तरफ से प्रवाहित होने का कारण क्या है? कि इधर में नॉर्थ है और इधर में साउथ है। इधर साउथ है और इधर क्या है? नॉर्थ है। तो नॉर्थ में प्रेशर क्या होगा? हाई होगा, और साउथ में क्या होगा? प्रेशर लो होगा, जिसके कारण वायुमंडल में ये जो हवा चलता है, तो ये मेंडरिंग सर्पिलाकार में चलता है, ठीक है। इसी को रॉस्बी वेव्स कहा गया है। वातावरणीय तरंग जेट स्ट्रीम के अंदर प्रवाह होते हैं। कौन से? रॉस्बी तरंग। और ये जेट स्ट्रीम एक टॉपिक ही है, जेट स्ट्रीम, जो आपके वायुमंडलीय पवन है, जो पश्चिम से पूरब की ओर निरंतर चलता रहता है। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के 6 किलोमीटर, ठीक है, और 12 किलोमीटर, ये है आपके 6 किलोमीटर और ये है 12 किलोमीटर के मध्य इस प्रकार से एक तरंग चलती है। इस प्रकार से एक तरंग चलती है, और इसी तरंग को कहा जाता है जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इसी तरंग को कहा गया रॉस्बी नामक व्यक्ति ने वो खोजा था, ठीक है। ये एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसे खोजा था कि हमारी जेट स्ट्रीम तरंग किस प्रकार की है। तो इस प्रकार की है, मेंडरिंग है, ठीक है। इसे रॉस्बी वेव्स के नाम से जाना जाता है। ये आंसर होगा उसका। अब देखते हैं थॉर्नवेट। प्रत्येक आर्द्रता क्षेत्र को उप आर्द्र क्षेत्र में विभाजित किया है। बात आ रही है थॉर्नवेट की, तो देखेंगे ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, ठीक है, जलवायुविद है,
इनका नाम क्या है? थॉर्न, थॉर्न वेट, इनका नाम है थॉर्न वेट, ये है। दूसरा आपने नाम सुना होगा जो बहुत फेमस है, ये है कोपेन, कोपेन महोदय हैं। और तीसरा आपके एक और हैं जिनका नाम है श्रीवत्था, श्रीवत्था। ये सभी के सभी क्या हैं? जलवायुविद हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, जो जलवायु का वर्गीकरण किए हैं। और इनमें से सबसे बढ़िया वर्गीकरण यानी आसान वर्गीकरण किनका है? तो कोपेन, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया थॉर्न वेट का, ठीक है। और ये लेटर दे दिया है क्या? तो बी डी, बी डी। तो बी डी का क्या मतलब होता है, यही हमें जानना। बी डी यहाँ दे दिया है, ले लेते हैं। तो बी डी की पहचान करें, तो बी डी की पहचान में क्या होता है ये पहले समझेंगे कि वर्षा कम होगा, ठीक है, लेकिन आर्द्रता बना रहेगा। बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होगा और क्या है, आर्द्रता बना रहेगा। अर्थात हमारे पृथ्वी के मध्यवर्ती अक्षांश में, अक्षांश को ही टी के नाम जो है थॉर्न वेट ने उसको, उस जलवायु का नामकरण, ठीक है। तो देखते हैं वर्षा क्या होगा, कम होगा और आर्द्रता बना रहेगा। सभी मौसम में वर्षा की कमी, सभी मौसम में वर्षा की कमी के साथ आर्द्र क्षेत्र, सभी मौसम में वर्षा की कमी के साथ गीला क्षेत्र, ये नहीं होगा, ठीक है। सभी मौसम में वर्षा की कमी के साथ आर्द्र क्षेत्र, ये आंसर सही हो रहा है। गर्मियों में वर्षा की कमी के साथ उप आर्द्र क्षेत्र, ये भी नहीं हो रहा है। यानी कि आपका आंसर क्या हो रहा है? सी हो रहा है कि मौसम में वर्षा की कमी होगी, मौसम वर्षा का बना हुआ है लेकिन कम होगी, कम होगी लेकिन आर्द्रता हमेशा बना रहेगा। जैसे हमारे भारत में पश्चिम बंगाल को ले लो आप, तो पश्चिम बंगाल में वर्षा, वर्षा आपके मेघालय जैसे नहीं होता है, असम जैसे नहीं होता है, वर्षा होता है, ठीक है, वर्षा होता है लेकिन आर्द्रता हमेशा बना रहता है। तो आर्द्रता से क्या होता है कि हमेशा शरीर से पसीना आएगा, ठीक है, हमेशा यहाँ वर्षा की संभावनाएं बनी रहती है। तो यहाँ जो वर्षा होता है वो 32 से 63 सेंटीमीटर के अरेंज में, ठीक है, इतने अरेंज में वर्षा। कहाँ? तो वेस्ट बंगाल, भारत की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल, लेकिन ये थॉर्न वेट ने वेस्ट बंगाल के बारे में नहीं कहा, पूरी दुनिया के बारे में ये जलवायु वर्गीकरण किया। हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया कि ये क्षेत्र जो बीडी क्षेत्र है, यदि भारत में हम लागू करेंगे थॉर्न वेट का वर्गीकरण को, तो कहाँ रखेंगे इसको? पश्चिम। और सबसे सही वर्गीकरण कोपेन ने किया है, तो पश्चिम बंगाल वाला एरिया को हम क्या देंगे? तो CW, पश्चिम बंगाल को। तो ये वर्गीकरण किनका है? कोपेन का। यानी जलवायु वर्गीकरण इन तीनों ने किया है, तीनों ने किया है, लेकिन कोपेन का वर्गीकरण विश्वव्यापी है, यूनिवर्सल है, सबसे आसान है, तो इसी को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। लेकिन ये एक सब्जेक्ट है, किसी के बारे में पूछा जा सकता, ठीक है जी। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, परितंत्र उत्पादक के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह, अपवेलिंग, अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे निम्नलिखित माध्यम से समुद्री उत्पादक बढ़ाते हैं। क्वेश्चन तो थोड़ा सा है, दम है इसमें। अपवेलिंग, ठीक है जी, अपवेलिंग की बात हो रही है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर आना जल का, अपवेलिंग, डाउनवेलिंग, अपवेलिंग, डाउनवेलिंग, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसमें इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अपघटक सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाकर, अपघटक, अपघटक जीव का मतलब क्या होता है? डीकम्पोजर, डीकम्पोजर, ठीक है, डीकम्पोजर। जो जीव मर चुके, जो जीव मर चुके हैं उस जीव को सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं कहेंगे, जैसे फंगी हुआ ये वो सब, उसको वहां से खोद खोद कर कहीं और दूसरी जगह डिकम्पोज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो वो चीजें अपवेलिंग में नहीं होती, ये बिल्कुल ही नहीं होगा, अपवेलिंग में नहीं होता है, समुद्र के अपवेलिंग में नहीं होता है। पोषकों को सतह पर लाना,
तो पोषक को सतह पर यानी कि जल के सतह पर, समुद्र के सतह पर अपवेलिंग होगा तो नीचे वाला पोषक कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सही लग रहा है, दो आपका क्या है, सही लग रहा है। नेक्स्ट तीसरा होगा, अधस्थली जीवों को सतह पर लाकर, अधस्थली जीवों को सतह पर लाना अपवेलिंग का काम नहीं है, क्योंकि अधस्थली, स्थल की बात हो रही है, स्थल की बात हो रही, तो स्थल में कभी अपवेलिंग नहीं होता है। ये कहाँ होता है अपवेलिंग, तो समुद्री भाग में होता है। तो ये भी क्या होगा आपके, गलत होगा। आंसर क्या है, दो, केवल दो यहाँ दिया हुआ है। आपके सही उत्तर क्या होंगे, बी। के सही उत्तर क्या होंगे, ठीक है जी। बिहार से ही हूँ, ठीक है जी। पुनीत कुमार अफसाना कहाँ से है, जो भी है यहाँ देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 31 हो चुके हैं, कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं, बस उसे भी थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। धीरे धीरे मैं थोड़ा और भी फास्ट हो जाऊंगा, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं, इस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। अब जैव द्रव्यमान पूछा जा रहा है, बायो बायोमास, बायोमास, ठीक है। तो बायोमास दो तरह का होता है, एक स्थल बायोमास होता है और एक जलीय बायोमास होता है, ठीक है। तो देखते हैं, वार्षिक उत्पादन, वर्ष में उत्पादन न्यूनतम होता है, न्यूनतम किस में होता है वो देखेंगे। अब न्यूनतम किस में होगा, तो गहरे सागर में, गहरे सागर में वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है, ठीक है। प्रेयरी ये एक घास का मैदान है, ये एक घास का मैदान है, तो घास के मैदान में बायोमास सबसे अधिक होता है, अधिकतम होगा, यह न्यूनतम नहीं होगा। और पतझर, पतझर वन आपके एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक पाए जाते हैं। हमारे भारत में भी पतझर वन बहुत है, जिसको पर्णपाती वन कहा जाता है, ठीक है। तो इन दोनों जगहों पर क्या होगा, वार्षिक उत्पादन न्यूनतम नहीं होगा, अधिकतम होगा। न्यूनतम कहाँ होगा, तो गहरे सागर में, यानी कि उत्तर आपके क्या होंगे, ए होंगे, उत्तर आपके क्या होंगे, ए होंगे। गहरे सागर में न्यूनतम उत्पादन होता है जैव द्रव्यमान का, ठीक है जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। अब पर्णपाती आ गया यहाँ, डेसिडियस फॉरेस्ट यानी पतझर, पतझर को कहते हैं पर्णपाती, ठीक है। तो यहाँ सबसे अधिक वन का विस्तार कहाँ होगा, तो अफ्रीका, अफ्रीका में नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं होगा, कहाँ होगा, एशिया में, ठीक है। एशिया में सबसे ज़्यादा होगा, तो एशिया के किस तरफ में होगा, तो साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में सबसे अधिक पर्णपाती वन पाए जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया में। तो साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो आप ले लेंगे इंडोनेशिया, ठीक है, बर्मा, यानी कि बर्मा हम नहीं लिखेंगे, म्यांमार लिखेंगे, ठीक है, म्यांमार, ठीक है, वियतनाम, वियतनाम, लाओस, लाओस, कंबोडिया, कंबोडिया, ठीक है, थाईलैंड, थाईलैंड, फिलीपींस, फिलीपींस, ठीक है, एटसेट्रा लिख देता हूँ। ये सब आते हैं आपको साउथ ईस्ट एशिया में। तो साउथ ईस्ट एशिया में मानसूनी जगह है, भारत भी होगा इसमें, ठीक है जी, इंडिया भी होगा, नहीं सॉरी, इंडिया नहीं होगा, साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया नहीं होगा, लेकिन एशिया में तो है ना। तो एशिया के सबसे अधिक पर्णपाती वन साउथ ईस्ट एशिया में ही सबसे अधिक होता है। बाकी एशिया में जितने भी, जैसे हमारे भारत हैं, तो भारत दक्षिणी एशिया में है, पाकिस्तान है, नेपाल है, ये सब एशिया का पार्ट है, वहाँ भी पर्णपाती आपको मिलेंगे, लेकिन नेपाल में नहीं मिलेगा, ठीक है।
आपके पाकिस्तान में मिलेगा, भारत में मिलेगा पर्णपाती, लेकिन नेपाल भूटान में पर्णपाती नहीं मिलेगा। ठीक है, पर्णपाती का मतलब होता है कि वर्ष में एक बार पत्ते का झरना निश्चित होता है और फिर से पत्ते आते हैं, उसी को पर्णपाती कहा जाता है। तो पर्णपाती वर्ण सबसे अधिक एशिया में होता है। अफ्रीका में क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मरुस्थल ज़्यादा है, यहाँ मरुस्थल ज़्यादा है और एक जगह बहुत वन हैं। तो कहाँ है? तो कॉन्गो बेसिन में। तो कॉन्गो बेसिन का जंगल आपके कौन से जंगल हैं? तो वर्षा वन्य जंगल हैं, रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट। तो रेन फॉरेस्ट के पत्ते एक बार कभी नहीं झड़ते, वो सदाबहार होता है। तो अफ्रीका भी नहीं होगा। यहाँ पे दो प्रकार के मिलेंगे, एक तो घास का मैदान मिलेगा जो डेजर्ट एरिया है, मरुस्थल एरिया है, और दूसरा क्या मिलेगा? सदाबहार। तो ये भी नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया में तो 75%, टू थर्ड परसेंट क्या है आपके ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। कुछ है जगह जो है वो कृषि योग्य है और पूर्वी भाग में एक विशाल पर्वत श्रेणी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं होगा। होगा क्या आपका? एशिया। सही उत्तर आपका क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। अब बात हो रही है एशियाई शेर। ठीक है, तो एशियाई शेर हमारे भारत के कहाँ मिलता है? तो गिर के जंगल में। ठीक है, गिर फॉरेस्ट में। ठीक है, इस फॉरेस्ट में अभी भी इस शेर की संख्या लगभग इतनी है, 600 से 700। और भारत में और हमारे विश्व में और कहीं माने कहीं और नहीं मिलता। ठीक है, तो एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है और कहीं से बब्बर शेर कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, दो कुबर वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। सिर्फ भारत में नहीं, आपके दो कुबर वाले ऊंट की जो बात हो रही है, तो ये सिर्फ आपके भारत में नहीं, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मंगोलिया में पाए जाते हैं। मंगोलिया के गोबी, देखेंगे गोबी डेजर्ट है, डेजर्ट यानी मरुस्थल के में पाया जाता है। क्या? तो दो कुबर वाला ऊंट। दो कुबर वाला ऊंट भारत में तो है ही, दो कुबर वाला ऊंट राजस्थान में जाएंगे तो वो तो मिलेगा ही, लेकिन भारत के अलावा और कहाँ मिलता है? मंगोलिया में। तो ये सही उत्तर नहीं होगा। लेकिन एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, वो सही। लेकिन दूसरा सही नहीं है, दो कुबर वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, नहीं, ये मंगोलिया में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट होगा आपके एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, नहीं, भारत के अलावा ये नेपाल में भी पाया जाता है। तो ये भी सही नहीं होगा। ठीक है, भारत के अलावा नेपाल में भी पाया जाता है और 2 और 3 आपके गलत हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? एक देख लेते हैं इसमें कौन है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक आपका उत्तर क्या होगा? ये होगा। उत्तर क्या होगा? ये होगा। ठीक है जी, उत्तर आपके ये होंगे 34 का। और आगे बढ़ते हैं। कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये 3 कथन आपके दिए गए हैं। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जलधारा क्षमता को प्रबल रूप से कम करती है। तो कम नहीं करती है, देखेंगे प्रबल रूप से कम नहीं करती है, क्या करती है? ये ज्यादा करती है। ठीक है, ज्यादा करती है। बात हो रही है कार्बनिक पदार्थ यानी कि चूना। ठीक है, तो चूना में आप जल डालेंगे तो ज्यादा सोख लेगा ना। तो जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम नहीं, ज्यादा करती है। तो ये क्या हो जाएगा आपके? सही पूछ रहा है, सही। तो ये क्या होगा? गलत होगा, वो सही नहीं हो रहा है कथन। गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है, दिख रहा है ना। तो गंधक चक्र यानी कि सल्फर कहा जाता है। सल्फर साइकिल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये गंधक चक्र को सल्फर चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ये मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है, होती है मृदा, सल्फर का मृदा की कोई भूमिका
नहीं होती है लिख रहा है, नहीं तो क्या है, होती है। ये क्या है कि होती है, होती है, ये एक चक्र है। जैसे आपके जल में भी ये चक्र चलता है, ठीक है, मृदा में भी ये चक्र चलता है, और जीवित और जीवित जीव में भी, जीवित जीव में भी ये चक्र चलता है। कौन सा चक्र, तो गंधक चलता है। लेकिन यहाँ कह रहा है नहीं होती है, होती है, ये भी क्या होगा आपके, गलत होगा, गलत होगा। ठीक है, कुछ समय समयावधि तक सिंचाई 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 इरिगेशन कुछ कृषि भूमियों के लवणीकरण में योगदान कर सकती है, बिल्कुल करती है। जहाँ ज़्यादा सिंचाई होगा वहाँ पे लवणीकरण का होना निश्चित है। नहर के द्वारा ही सिंचाई किया जाता है, नलकूप के द्वारा सिंचाई किया जाता है, जितने भी सिंचाई के साधन हैं। यदि किसी भूमि को सिंचाई की जा रही है तो फ्यूचर में जाकर, ठीक है, फ्यूचर में जाकर उसे मरुस्थल बनना है, यानी कि उसमें लवण की मात्रा क्या है, बढ़ जाएगी। तो लवणीकरण होता है क्या चीज से, सिंचाई से। तो ये बिल्कुल क्या है, सही है, यानी कि उत्तर आपका एक ही कथन क्या है, सही है। देख लेते हैं कौन सा है उपयुक्त कथनों में से सही, यानी केवल एक तो है ही नहीं, दो भी नहीं है, केवल 3 आ रहा है आंसर। आपका आंसर क्या होगा, केवल 3, यानी कि बी आपका सही उत्तर होगा 35 का। ठीक है जी, नेक्स्ट। कगारी मिट्टी में निम्नलिखित में कि किसकी प्रधानता होती है। कगारी मिट्टी, अब देखेंगे कगारी मिट्टी ये बिहार की मिट्टी है। कहाँ की है ये, बिहार की मिट्टी है, बिहार की मृदा है, ठीक है, बिहार की मृदा है। तो कगारी मिट्टी आपको कहाँ मिलेगा, मैं एक छोटा सा यहाँ ऐसे ही बना देता हूँ, बिहार का एक डायग्राम बना दिया, ठीक है। और ये है आपकी एक नदी, और इस नदी का नाम है गंगा नदी। इस नदी का नाम क्या है, गंगा नदी। जैसे पंजाब और हरियाणा में, वेरी गुड रघुवंशी, पंजाब और हरियाणा में क्या होगा, लवणीकरण होना ही होना है, क्योंकि वहाँ सबसे अधिक क्या होता है, सिंचाई की जाती है। वेरी गुड अखिल रघुवंशी। ये देखेंगे ये क्या है आपके गंगा नदी है। तो गंगा नदी के इस भाग में देखेंगे एक मैंने लाइन खींचा, ठीक है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में, और दक्षिणी भाग में इसी को कहा जाता है कगारी, कगारी मृदा, इसी को कहा जाता है कगारी मृदा। कल वैसे मैंने डायग्राम बनाया था और पूरी मृदा को, बिहार की पूरी मृदा को दिखाया था, बट आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है जी, इसमें साउंड उस वक्त बंद हो गया था, मुझे पता नहीं चला, ठीक है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ एक कगारी उसमें देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, सारा मृदा बनाया हुआ है। फिर वैसा कभी मौका आएगा तो मैं मृदा को फिर से बनाकर दिखा दूंगा। तो ये होता है कगारी मृदा, ठीक है। तो कगारी मृदा में सबसे अधिक क्या होगा, तो चूना होगा, ठीक है जी। प्रधानता क्या चीज की होती है, तो चूने की होती है। आपका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं दक्षिण पश्चिम बिहार। ये देखेंगे दक्षिण पश्चिम बिहार की बात हो रही है। दक्षिण पश्चिम बिहार में नहर सिंचाई योजना के विस्तार होने से कृषि भूमि के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, ऐसा दिया हुआ है। तो फिर से यहाँ एक डायग्राम, वही डायग्राम, ठीक है, बिहार का तुरंत बना देता हूँ। ये हो गया आपके बिहार के डायग्राम, ठीक है जी। ये हो गया आपके बिहार के डायग्राम, और एक नदी बना दिया यहाँ मैंने, ये देखेंगे एक नदी बना दिया, और ये हो गई गंगा नदी, ठीक है। अब ये पूछ रहा है दक्षिण पश्चिमी बिहार, दक्षिण, ये दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी बिहार ये होगा, इधर से तो कोई मतलब ही नहीं है। नहर सिंचाई योजना के विस्तार होने से कृषि भूमि के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो यहाँ दिया हुआ है सीन, सीन नहीं होता है, ये क्या होता है, सोन होगा, क्योंकि बिहार की बात हो रही है। तो सीन तो आपके फ्रांस में चला गया, सोन नदी वहाँ लिखेंगे, मिस्टेक है वहाँ, ठीक है। फिर गंडक है और महानंदा है, गंडक है और महानंदा है। तो यहाँ देख लेते हैं कि एक नदी है, ये है आपकी महानंदा नदी, इसको कहा जाएगा महानंदा नदी। ये हमारे बिहार में प्रवाहित होती है, निकलती है आपके पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से,
और ये बिहार में किशनगंज वगैरह जिलों में प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल में ही जाकर मिल जाती है गंगा से। ठीक है, गंगा से मिल जाती है, तो वो है महानंदा नदी। फिर है गंडक नदी। अब देखेंगे गंडक नदी को। ठीक है, तो ये हमारी गंडक नदी जो है, ये है हमारी गंडक नदी। ये नेपाल से आती है गंडक नदी। ठीक है, तो ये गंडक नदी, गंडक नदी भी कहाँ है, उत्तरी बिहार में है। और दूसरी चीज क्या हो रही है, सोन नदी। तो ये देखेंगे अमरकंटक से आकर के ये सोन नदी मिल जाती है, सोन नदी मिल जाती है गंगा में, और ये है हमारी सोन नदी। तो उत्तर आपको सीधे मिल जा रहा है। दक्षिण पश्चिम बिहार, दक्षिण पश्चिमी बिहार में कौन सी नहर होगी, तो सोन नहर। सोन नहर यानी कि सोन नदी बहती है, तो सोन नहर कहाँ होगा, वही होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपके, ये होगा। ठीक है जी, सोन नदी यहाँ आपको दिख पा रहा है, सोन नदी। सोन नदी इसका क्या होगा, ये गंडक नदी हो गया तो गंडक नहर यही होंगे, महानंदा हो गया तो महानंदा नहर वगैरह जो भी है उधर ही होगा। लेकिन सोन नदी किधर है, आपकी दक्षिणी बिहार में है। ठीक है, वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं। तिरहुत दुग्ध संघ कहाँ स्थित है, तिरहुत दुग्ध, तो ये है आपके मुजफ्फरपुर में, फैक्ट है, मुजफ्फरपुर में है ये। ठीक है जी, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुजफ्फरपुर में। और अभी आपके दरभंगा में भी दुग्ध संघ का स्थापना किया। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या होगा, मुजफ्फरपुर, फैक्ट है ये। डालमिया नगर औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आते हैं, फिर आ गया यहाँ क्या, डालमिया नगर। तो डालमिया नगर जो औद्योगिक क्षेत्र है वो कहाँ होगा, रोहतास में। डालमिया नगर औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है, तो रोहतास नगर, क्योंकि रोहतास एक पठारी क्षेत्र है। ठीक है, एक पठारी क्षेत्र है। अब वो पठारी क्षेत्र में सीमेंट उद्योग सबसे अधिक विकसित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर डालमिया औद्योगिक क्या चीज़ के लिए फेमस है, तो सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। और इसका आंसर क्या होगा आपके, रोहतास। ठीक है, और वहीं पे कैमूर भी है, लेकिन यहाँ सही उत्तर डालमिया नगर के लिए रोहतास ही होता है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस योजना को ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्रियान्वयन किया गया है। ठीक है, ये भी बहुत सही प्रश्न है। देखेंगे मनरेगा, बात हो रही है ग्रामीण उद्योग को। तो मनरेगा में क्या होता है कि 100 डेज का रोजगार दिया जाता है ग्रामीण लोगों को, 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है ग्रामीण लोगों को मनरेगा में, यानी पूरी 360 दिन में उसे 100 दिन रोजगार दिया ही जाएगा। ठीक, वो मनरेगा के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है आपका मुख्यमंत्री उद्योग विकास। तो मुख्यमंत्री उद्योग विकास में किसी राज्य को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो उद्योग का स्थापना करें और वहाँ के नव युवकों को रोजगार प्रदान करें। ठीक है, लेकिन बात हो रही है किसकी, तो सिर्फ ग्रामीण उद्योग को। तो ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सबसे बढ़िया है आपके कौन सा प्रोग्राम, तो ये है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। सृजन कार्यक्रम, इसे हम क्या कहते हैं, PMETP। ठीक है, इसे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम। ठीक है जी, प्रोग्राम, तो PMEGP कहा जाता है। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा आपके, क्या आंसर हो रहे हैं, ये आंसर हो। ठीक है, मनरेगा में 100 दिन का, ठीक है, रोजगार उपलब्ध कराया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। मुख्यमंत्री उद्योग विकास में किसी राज्य में उद्योग बैठाने की बात की जाती है और वहाँ के बेरोजगार नव युवकों को रोजगार देने की बात कही जाती है।
और प्रधानमंत्री रोजगार योजना सृजन कार्य में ग्रामीण उद्योग बढ़ाने के लिए बढ़ावा दी जाती है। ग्रामीण उद्योग यानी कि लघु उद्योग टाइप के उद्योग बैठा करके उसे आगे बढ़ाया जाए, जिसमें 10 लाख से 50 लाख रुपए का हेल्प किया जाता है गवर्नमेंट के। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। इन्हें बी मार्क दिया है, सी आंसर होगा। इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम होता है ग्रामीण उद्योग। ठीक है जी, ये हो गया आपके 40, यानी कि यहाँ खत्म हुआ आपके 40। ठीक है, और जो भी मिस्टेक होगा हम लोग देख लेंगे क्या क्या है। अभी तक मेरे ख्याल से जो भी कराया गया है सही होगा। कहीं भी मिस्टेक होती है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। आज मैंने पूरी तरह से कमेंट्स को देखा है जी, पूरी तरह से देखा है, क्योंकि आज दूसरा स्टूडियो खुला है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मिलते हैं और इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व कराई। ठीक है जी, फिर मिलते हैं। थोड़ा थोड़ा हम क्या है कम कर रहे हैं। पहला दिन सबसे अधिक समय लगा था, दूसरा दिन थोड़ा कम किया और आज थोड़ा और भी कम हुआ। ऐसे ऐसे हम लोग 1.5 घंटे में आ जाएंगे। थोड़ा फास्ट करूँगा अपने आप। है जी।